युवराज चिराग की निगाहें अपने पिता के शांत चेहरे पर टिक गईं। उनकी स्मृति में सम्राट हमेशा बुद्धिमत्ता और तर्कसंगतता की मूर्ति रहे थे। यहाँ तक कि जब वे किसी रानी का पक्ष लेते थे तब भी वे संतुलन बनाए रखने की अपनी क्षमता नहीं खोते थे। लेकिन महारानी मान्या के साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज ने अपने सामान्य सिद्धांतों को ताक पर रख दिया था और खुले तौर पर उनके प्रति अपना पक्षपात प्रदर्शित किया था। अगर यह प्यार में अंधा होने की वजह से था तो ये बात पूरी तरह से मेल नहीं खाती। वैसे भी अगर कोई सचमुच किसी से प्यार करता है तो वह उसे खतरे में नहीं डालता। हद से ज्यादा प्यार जताने से स्नेह कम सच्चा और दिखावटी लगने लगता है। सम्राट ललित युवराज के विचारों से अनभिज्ञ थे। उन्होंने गर्म मदिरा का एक घूंट लिया जिसका समृद्ध स्वाद उनके गले से नीचे उतर गया और उन्हें सुखद हल्कापन महसूस हुआ। महारानी मान्या के आगमन के बाद से वो चंपा चावल, कपास, सफेद चीनी और मिश्री जैसी ग्रेट सिटी की अद्भुत उपज लेकर आई थी और वह इससे भी अधिक लाती रहेंगी। महारानी मान्या ग्रेट सिटी की दिव्य दासी थी, उन्हें होना ही था। यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि उनके पास पिछले जन्म की यादें थी, सम्राट ललित को कोई आपत्ति नहीं थी। असाधारण लोगों के असाधारण अनुभव होते हैं, ये तो स्वाभाविक ही था। कुछ क्षण बाद उन्होंने जमीन पर घुटनों के बल बैठी सुंदर उपपत्नी सुमन की ओर देखा। उठो सुंदर उपपत्नी सुमन, जमीन ठंडी है। उसने बहुत ही सुंदर नृत्य किया था, इसलिए उसे धोखा देने के लिए उसे दंडित करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने तो बस उनकी थोड़ी सी कृपा पाने की कोशिश की थी। सामान्य परिस्थितियों में सम्राट ललित उन रखेलों को खुश करने के लिए तैयार रहते थे जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए काम करती थी। पर अब मान्या का महत्व अन्य सभी से कहीं अधिक था। उनके मन में सुंदर उपपत्नी सुमन की भूमिका केवल उनके कर्तव्यों को अधिक सुचारू रूप से निभाने में सहायता करने तक ही सीमित थी। सुंदर उपपत्नी सुमन खड़ी थी। लंबे नृत्य के बाद थकान से उसका शरीर थोड़ा डगमगा रहा था। वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट आए। उसने किसी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई, केवल एक शांत गरिमा जिसने उसे और भी अधिक दयनीय बना दिया। अन्य रखेलों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जैसे कि वीणा बजाना, कविताएं लिखना, लेकिन कोई भी सुंदर रखेल सुमन के पहले के प्रदर्शन को पार नहीं कर सकी। जब तक आकाश सूर्यास्त के रंगों से जगमगा उठा तब तक भोज समाप्त हो चुका था। जैसे ही सभा समाप्त हुई, सुंदर उपपत्नी सुमन मान्या के पास पहुंची। उसने अपना घूंघट हटा दिया था, जिससे उसके कोमल चेहरे के भाव प्रकट हो गए थे। बहन मान्या, मुझे खुशी है कि रूपल को एक अच्छी जगह मिल गई है। अगर मुझे समय मिले तो क्या मैं उससे मिलने आपके महल आ सकती हूँ? उसका चेहरा शांत था, उसमें कोई नाराजगी नहीं थी, उसकी आंखों में बस एक शांत आशा थी। वास्तव में मान्या सुंदर उपपत्नी सुमन से छोटी थी, जो 4 साल पहले महल में आई थी। लेकिन चूंकि मान्या का पद उच्च था, इसलिए सुमन उन्हें बहन कहकर संबोधित करती थी। मान्या ने सिर हिलाया। बेशक, उसने आगे कहा, अगर रूपल चाहे तो। सुंदर उपपत्नी सुमन ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। मान्या मुड़ी और अपने महल की ओर वापस चल पड़ी। अगर दोनों महिलाएं इस रिश्ते को बनाए रखना चाहती तो वह इसमें बाधा नहीं डालती। उनके अनुसार उनका पिछला समझौता पारस्परिक रूप से लाभकारी था। रूपल ने संगीत विभाग से बाहर निकलने के लिए प्राचीन नृत्यों के अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया था, जबकि सुंदरी सुमन ने एक प्रतिभाशाली नर्तकी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, जिससे भोज में अपनी चमक बिखेरने की उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। ये जीत सभी के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन तब सम्राट ने रूपल को मान्या के अधीन नियुक्त कर दिया था। वो सचमुच सम्राट के विचारों को समझ नहीं पा रही थी। एक पल के लिए वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। सिस्टम, क्या आपको लगता है कि सम्राट किसी ऐसी व्यवस्था से बंधे हुए हैं जो उन्हें मेरा पक्ष लेने के लिए मजबूर करती है? असंभव। दुनिया में तो सिर्फ एक ही व्यवस्था होती है। आप बस भाग्यशाली रही, आप में कुछ तो ऐसा था जिसने उन्हें प्रभावित किया होगा। मान्या को पूरा यकीन था कि वह असाधारण है, लेकिन सम्राट की कृपा उसकी कल्पना से परे थी। सिस्टम, क्या पता सम्राट की सच में कोई सच्ची प्रेमिका हो जिसे वह मुझे निशाना बनाकर बचा रहे हों? क्या उपन्यासों में ऐसा ही नहीं होता? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसे दूर धकेलना पड़ता है। उसने अपने पिछले जीवन में इस तरह की कई कहानियां पढ़ी थी, यहाँ तक कि उन पीड़ादायक प्रेम कहानियों को पढ़कर उसने आंसू भी बहाए थे। तो क्या आप संरक्षित रहना पसंद करेगी या निशाना बनना? मान्या ने एक पल सोचा और व्यवहारिक निर्णय लिया। मुझे निशाना बनने में कोई आपत्ति नहीं है। बेशक लोग मेरी पीठ पीछे मुझे कोस सकते हैं, लेकिन सम्राट के पुरस्कार इतने आकर्षक हैं कि उन्हें ठुकराना मुश्किल है। वो निर्भीक रूप से भौतिकवादी थी, चमकीले गहनों, खूबसूरत कपड़ों और उत्तम भोजन की ओर आकर्षित होती थी। सम्राट के उसे पसंद करने के कारण चाहे जो भी हो,
चाहे वह सच्चा प्यार हो या नहीं, मान्या ने इस बारे में ज्यादा सोचने का फैसला नहीं किया। उसके लिए वर्तमान का आनंद लेना ही सबसे महत्वपूर्ण था। अनिश्चितताओं पर ध्यान देने से इनकार करते हुए वो प्रसन्नतापूर्वक अपने महल लौट गई। उसके पहुंचते ही उसके सेवक तेजी से आगे बढ़े। महामहिम, क्या हम भोजन मंगवा सकते हैं? क्या आप ये वस्त्र बदलना चाहेंगे? मान्या ने एक पल सोचा। बस मेरे लिए एक कटोरी गर्मा गर्म सूप और पकौड़े ले आओ। उसके निजी रसोई घर में बने पकौड़े ताजे झींगे से भरे हुए थे, इतने स्वादिष्ट कि उन्हें खाकर सब कुछ भुला दिया जा सकता था। सिंघाड़े का कुरकुरापन और ताजगी भरा स्वाद इसमें चार चांद लगा देता था। यह उसका पसंदीदा रात का नाश्ता था, हल्का, सुकून देने वाला और पेट भरने वाला। उसने आगे कहा, आप अपने लिए जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। उसके पास प्रतिदिन इतना सामान होता था कि वह उसे कभी खत्म नहीं कर पाती थी। वेदिका और रूपल से भी पूछ लो कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें दामिनी का मासिक भत्ता मिलेगा, जो मेरे भत्ते में से काटा जाएगा। वेदिका वह महिला थी जिसने पहले तलवार नृत्य किया था, जबकि दामिनी गुलाब महल में एक द्वितीय श्रेणी की नौकरानी थी, जो मुख्य रूप से साज सज्जा के लिए जिम्मेदार थी। अब चूंकि वे उसके घर का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। कुछ सोच विचार के बाद मान्या ने फैसला किया कि उनका दर्जा द्वितीय श्रेणी की नौकरानियों के बराबर होगा। फिलहाल उसकी प्रथम श्रेणी की परिचारिकाएं केवल काव्या और कीर्ति थीं। चूंकि केवल 2 ही पद थे, इसलिए जैस्मीन नामात्र की द्वितीय श्रेणी की थी, लेकिन उसे प्रथम श्रेणी के लाभ प्राप्त थे। अपने पकौड़े खत्म करने के बाद वेदिका और रूपल सम्मान देने आए। दोनों ने अपने प्रदर्शन के कपड़े उतार दिए थे, अपना श्रृंगार हटा दिया था और अब महल के सामान्य वस्त्र पहने हुए थी, जो अन्य नौकरों से बिल्कुल अलग नहीं थे। मान्या ने उन्हें उठने का इशारा किया। आपको तभी आना है जब मैं चाहूं। अगर कोई और मेरी अनुमति के बिना आपको बुलाए, तो मुझे बता देना। फिर भी उसे संदेह था कि बहुत कम लोग ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। सम्राट ने स्पष्ट कर दिया था कि वह उनकी पसंदीदा थी। अधिकांश लोग इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उनका विरोध करें। वेदिका ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अगर कोई आपसे हमें सौंपने के लिए कहे तो क्या होगा? मान्या ने उत्तर दिया, जब तक महाराज आदेश न दे, मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ। महारानी अपने स्वभाव के कारण कभी ऐसा अनुरोध नहीं करती। वेदिका को उसकी बातों से थोड़ी राहत मिली। मान्या ने आगे कहा, यदि आप 25 वर्ष की आयु में महल छोड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं। महल की दासियों को उस उम्र में जाने की अनुमति थी, लेकिन इसके लिए उनके नियुक्त पति की स्वीकृति आवश्यक थी। वेदिका ने सिर हिलाया। हमारे अतीत को देखते हुए शायद यहाँ से जाना हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प न हो। संगीत विभाग में बिताए उनके अतीत को मिटाया नहीं जा सकता था। बाहर सुरक्षा के बिना वे शक्तिशाली लोगों के लिए आसान शिकार बन जाते। गुलाब महल में रहना कहीं अधिक सुरक्षित था। वहां के नौकरों के व्यवहार और पहनावे से स्पष्ट था कि मालकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। मान्या ने काव्या को निर्देश दिया कि वो उन्हें दुकान के अग्रभाग लेने के लिए ले जाए। वेदिका हल्के कदमों से चली गई, लेकिन रूपल वहीं रुक गई, जाहिर तौर पर उससे बात करना चाहती थी। मान्या ने विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? रूपल ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर सुंदर उपपत्नी सुमन आपसे मेरी वापसी की मांग करे तो क्या होगा? सम्राट ने उसे गुलाब महल में नियुक्त किया था, जिससे सुंदर उपपत्नी सुमन अवश्य ही परेशान हो जाती, क्योंकि उसे डर था कि रूपल महारानी मान्या को रहस्य बता सकती है। रूपल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। भले ही सुंदर उपपत्नी सुमन ने शुरू में अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसकी मदद की थी, लेकिन उसने वास्तव में उसकी सहायता की थी। बाहरी लोगों से रूपल केवल इतना ही कहती थी कि आध्यात्मिक तितली नृत्य की रचना स्वयं सुंदर उपपत्नी सुमन ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर की थी। लेकिन अगर सुंदर उपपत्नी सुमन उसे वापस ले आती, तो रूपल कभी विश्वास नहीं करती कि वह चुप रही थी। उसका अंजाम शायद भयानक होता। मान्या ने पूछा, क्या आप उसके पास वापस जाना चाहते हैं? रूपल ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। वो चुप रही। मान्या समझ गई। ठीक है, तुम मेरे साथ रहना चाहोगी, चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं बुलाएगी। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आप और वेदिका मिलकर कौन सा नया नृत्य रच सकते हैं, एक ऐसा नृत्य जो मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर देगा। जब वह बोल रही थी, तो उसका चेहरा उम्मीद से दमक रहा था, और दीपक की रोशनी से उसकी कोमल विशेषताएं और भी निखर रही थी। अचानक रूपल को एहसास हुआ, महारानी मान्या ने बहुत पहले ही सब कुछ भांप लिया होगा। मान्या के रोकने से पहले ही वो फिर से घुटनों के बल बैठ गई और दृढ़ता से प्रणाम करते हुए अपना माथा जमीन पर पटक दिया। मान्या ने शरारती अंदाज में आह भरी, भले ही तुम मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हारा मासिक भत्ता नहीं बढ़ाऊंगी। इस इशारे के बाद रूपल पीछे हट गई,
कीर्ति सोने से पहले मान्या के लिए एक कप गर्म दूध लाई। महामहिम, आप और रूपल पहेलियों में किस बारे में बात कर रही थी? मान्या ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं मैं उसकी वजह से सुंदर उपपत्नी सुमन को नाराज न कर दूं। उसने सच नहीं बताया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह जानकारी सिस्टम से हताशा में आकर दी गई थी। कीर्ति हिचकिचाई। सम्राट की हरकतें काफी अनुचित थी। सुंदर उपपत्नी सुमन को मिलने वाले पुरस्कार को उसकी मालकिन की ओर मोड़कर उन्होंने महारानी मान्या के लिए मुसीबत ही खड़ी कर दी थी। फिर भी वह सम्राट थे और उनका हर आदेश दोषरहित था। चाहे वह कितनी भी शिकायत करना चाहती हो, वह अपने शब्दों को निगलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। क्या हमें कल सुंदर उपपत्नी सुमन को उपहार भेजने चाहिए? मान्या ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसका इनाम नहीं चुराया। अब उपहार भेजना तो सिर्फ घमंड दिखाने जैसा लगेगा। सम्राट ने रूपल को उसके महल में नियुक्त किया था, वो उनके आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकती थी? यदि वो सुंदर उपपत्नी सुमन से माफी मांगती तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होता कि सम्राट ने अनुचित व्यवहार किया था? समस्या की जड़ सम्राट में थी। अगर सुंदर उपपत्नी सुमन को इस बात से नाराजगी थी तो ऐसा ही सही। बहुत हो गया चिंता करना, चलो जल्दी सो जाते हैं। दूध खत्म करके उसने हाथ मुंह धोए और रात को सोने चली गई। भोज समाप्त होने के बाद महल में फिर से सामान्य शांति छा गई। मान्या का जीवन काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। उसके पद और कृपा के कारण उसके आसपास के सभी लोग मुस्कुराते रहते थे और कोई भी उसकी उपस्थिति में सुंदर उपपत्नी सुमन का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। इसके विपरीत सुंदर उपपत्नी सुमन को अपनी पीठ पीछे होने वाली कानाफूसी को सहना पड़ा। लेकिन वो आसान निशाना नहीं थी। सार्वजनिक रूप से उसने कभी सम्राट या मान्या के प्रति नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि शांत भाव से कहा, अगर रूपल को बेहतर रास्ता मिल गया है तो मैं उसके लिए खुश ही हो सकती हूँ। बहन मान्या दयालु हैं, ऐसी स्वामिनी की सेवा करना रूपल का सौभाग्य है। हाँ, अगर आप महाराज के आदेश पर आपत्ति जताती है तो बात अलग है। या आपको लगता है कि बहन मान्या रूपल के साथ दुर्व्यवहार करेगी? तीखे सवालों ने अफवाह फैलाने वालों को तुरंत चुप करा दिया। हालांकि सुंदर उपपत्नी सुमन को सचमुच कोई नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी उसकी दासी उसके लिए बहुत क्रोधित थी। अपने कक्ष में लौटकर वो बुदबुदाने लगी, ये सब कायर हैं, सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसी बातें करने की हिम्मत करते हैं। महारानी मान्या के सामने ये सब क्यों नहीं कहते? सुंदर उपपत्नी सुमन ने शांत भाव से उत्तर दिया, वे महारानी मान्या को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें सम्राट का संरक्षण प्राप्त है, मुझे नहीं। सम्राट के लिए अथक परिश्रम करने के बावजूद उसे न तो उनकी कृपा प्राप्त हुई और न ही एक भी दयालु शब्द, केवल अपमान ही मिला। उस दिन सम्राट के कहे शब्द उसके मन में फिर से उभर आए, जिससे बेचैनी उत्पन्न हुई। क्या उन्हें पता था कि आध्यात्मिक तितली नृत्य रूपल की रचना थी, या ये कि उसने तितलियों को आकर्षित करने के लिए विशेष धूप का इस्तेमाल किया था? नहीं, उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता। और रूपल अब गुलाब महल में, क्या वो महारानी मान्या का स्नेह जीतने के लिए सच्चाई से विश्वासघात करेगी? ये विचार उसे दिन रात परेशान करते थे। उसने गहरी सांस ली, इस बारे में ज्यादा न सोचना ही बेहतर है। रूपल का मामला बाद में भी देखा जा सकता है। एक बार गुलाब महल में पहुंच जाने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। फिलहाल प्राथमिकता सम्राट का अनुग्रह पुनः प्राप्त करना था। तभी महल के बाहरी हिस्से में रहने वाली एक दासी ने दूसरी रानी की ओर से उपहारों के आने की घोषणा की। सुंदर उपपत्नी सुमन स्वयं उनका स्वागत करने गई। उन्हें देखकर उनकी दासी का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने तुरंत उपहारदाताओं को चाय और पेस्ट्री के लिए एक तरफ के हॉल में ले जाकर उन्हें चांदी की सिलियों से भरी थैलियां थमा दी। उनके जाने के बाद नौकरानी ने फुसफुसाते हुए कहा, मालकिन, ये लोगेश्वरी की ओर से है। उन्होंने जई का कपड़ा और गहनों के 2 बक्से भेजे हैं। सुंदर उपपत्नी सुमन का चेहरा नर्म पड़ गया। बहन लोगेश्वरी हमेशा से दयालु रही हैं। मुझे बाद में याद दिला देना, इस साल उनके जन्मदिन पर हम उन्हें खजाने से फूलों के बीच तितलियां का पर्दा उपहार में देंगे। ऐसी अफवाह थी कि लोगेश्वरी को एक समय सम्राट का स्नेह प्राप्त था, जब तक कि महारानी जन्या ने महल में प्रवेश नहीं किया और उन्हें पीछे नहीं छोड़ दिया। फिर भी सदाचारी महारानी की दूर की रिश्तेदार होने के नाते उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता था और कोई भी खुलेआम उनका अपमान करने का साहस नहीं करता था। बहन लोगेश्वरी को उसकी परेशानियों के बारे में पता चला होगा और उन्होंने समर्थन के रूप में ये उपहार भेजे होंगे। पहले उनकी बातचीत सौहार्दपूर्ण रही थी, हालांकि सुंदर उपपत्नी सुमन ने दूरी बनाए रखी थी। अब वो लोगेश्वरी को एक योग्य सहयोगी के रूप में देखती थी। उसकी नौकरानी ने बुदबुदाते हुए कहा, लोगेश्वरी जैसी अनजान महिलाएं भी उपहार भेजती हैं, जबकि माफी मांगने वाली ने एक उंगली भी नहीं उठाई।
सुंदर उपपत्नी सुमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस करो, मैंने तुम्हें हद से ज्यादा बिगाड़ दिया है, तुम्हें इतनी बेपरवाही से बोलने की छूट देकर। नौकरानी का चेहरा पीला पड़ गया और वह माफी मांगते हुए घुटनों के बल बैठ गई। कड़ी फटकार के बाद सुंदरी सुमन ने उसे उठने की अनुमति दी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन लापरवाही भरे शब्द विपत्ति लाते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। नौकरानी ने सिर हिलाया। यह नौकरानी समझती है मेरी मालकिन सिर्फ मेरा भला चाहती है। सुंदर उपपत्नी सुमन खिड़की से बाहर देखने लगी। पद और कृपा में मैं उससे बहुत नीचे हूँ। उसके लिए मैं सड़क किनारे पड़े एक कंकड़ से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, एक नजर डालने के भी लायक नहीं। वह इस अपमान को याद रखेगी और वह तब तक ऊंचाइयों पर चढ़ती रहेगी जब तक कोई उसे फिर से नीचा न दिखा सके। राजधानी में एक 2 मंजिला दुकान अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद करके खड़ी थी। फिर भी प्रवेश द्वार पहले से ही उन लोगों की भीड़ से भरा हुआ था जिन्हें पहले से सूचना मिल चुकी थी। क्या ये सचमुच सच है कि सफेद चीनी की कीमत केवल 200 सिक्के प्रति किलो है? वे जानबूझकर हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं? जयंत नाम का एक आदमी अपने चांदी के सिक्कों को कसकर पकड़े हुए था और उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थी। आम दिनों में सफेद चीनी की कीमत कई चांदी के सिक्कों प्रति किलो होती थी, इतनी महंगी कि उसने जीवन भर इसका स्वाद भी नहीं चखा था। इस साल उसने अपने कारोबार से कुछ पैसे कमाए थे और एक दोस्त ने उसे बताया था कि राजधानी में एक नई चीनी की दुकान खुल रही है, जहां सफेद चीनी मात्र 200 सिक्के प्रति किलो में बिक रही है। आज उसका भव्य उद्घाटन था, इसलिए वो चांदी के सिक्के हाथ में लिए भोर से पहले ही यहाँ पहुंच गया था। सौभाग्य से वह जल्दी आ गया था। अगर वह और देर से आता तो उसे अंदर घुसने की जगह ही नहीं मिलती। उससे आगे कतार में उसका अच्छा दोस्त खड़ा था, वही जिसने उसे यह खबर सुनाई थी। दोस्त ने पीछे मुड़कर कहा, देखो, प्रवेश द्वार पर लगे लाल कागज पर साफ साफ लिखा है, सफेद चीनी 200 सिक्के प्रति किलो, प्रति व्यक्ति 1 किलो तक सीमित। जयंत ने गहरी सांस ली। हे भगवान, क्या उन्होंने विदेश से कई जहाजों में भरकर चीनी मंगाई है? नहीं तो यह इतना सस्ता कैसे हो सकता था? और हर व्यक्ति को एक पूरी किलो खरीदने की अनुमति है। पहले जब सफेद चीनी बहुत महंगी बिकती थी, तब भी बहुत से आम लोग इसे नहीं खरीद पाते थे। गौतम परिवार के पास सचमुच कुछ उल्लेखनीय संबंध होने चाहिए। उसके दोस्त लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो आधी बात भी नहीं पता। ये सफेद चीनी यही ग्रेट सिटी में बनी है, विदेश से आयात नहीं की गई है। जयंत का चेहरा निराशा से उतर गया। ग्रेट सिटी में बनी सफेद चीनी, क्या इसे सचमुच सफेद चीनी कहा जा सकता है? इतने समय तक लाइन में इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। घर से निकलने से पहले उसकी पत्नी ने प्यार से उसका कॉलर ठीक किया और जोर देकर कहा कि उसे कुछ लेकर आना ही होगा। अगर वो अच्छी सफेद चीनी लाए बिना लौट आया तो वो कितनी निराश होगी। लक्ष्य ने कहा, मेरे चचेरे भाई के पड़ोसी का एक रिश्तेदार वाजिद परिवार के लिए काम करता है। वे कहते हैं कि यह सफेद चीनी एक नई विधि से बनाई गई है, विदेशों में मिलने वाली चीनी से भी बेहतर। वाजिद परिवार की चीनी सीधे शहर के बाहर स्थित नई शाही चीनी कारखाने से आती है। जयंत ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? विदेशी चीनी से बेहतर, फिर भी कीमत 10वें हिस्से से भी कम है। लक्ष्य अपनी अंदरूनी जानकारी पर गर्व करते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरे चचेरे भाई के रिश्तेदार हमारे लिए कुछ लाए थे। विदेशी चीनी तो इसके सामने कुछ भी नहीं। लगता है उन्होंने लागत कम करने के लिए एक नई विधि अपनाई है। अनुमान लगाओ, यह नई रेसिपी किसने बनाई है? जयंत की जिज्ञासा सचमुच बढ़ गई थी। उसने भी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या वह किसी बड़े मंत्री के साथ था? लक्ष्य ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, यह महल की उपपत्नी थी। हालांकि उसने अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश की, फिर भी पास खड़े लोग गपशप सुनकर चौकन्ने हो गए। अतीत में आम लोग राजा की रानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अधिक से अधिक वे महारानी को राष्ट्र की माता के रूप में जानते थे। लेकिन हाल ही में गौतम परिवार के प्रचार के कारण राजधानी में कई लोगों ने महल की एक पसंदीदा रानी के बारे में सुना था, जिसे पूर्व सम्राट ने सपने में एक धन्य हस्ती भी घोषित किया था। उपपत्नी का जिक्र आते ही हर किसी ने तुरंत उनके बारे में सोचा। क्या वो मान्या जी होंगी, जिनके बारे में पूर्व सम्राट ने अपने सपने में बात की थी? लक्ष्य ने सिर हिलाया। वे कहते हैं कि वह केवल एक बार शाही पुस्तकालय गई थी, 2 पुस्तकें उधार ली और सफेद चीनी की रेसिपी ढूंढ निकाली। पुस्तकालय में सैकड़ों हजारों पुस्तकें हैं और बड़े बड़े विद्वान दशकों से उनका अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी किसी ने इसे नहीं खोजा। यह ऐसा था मानो वह रेसिपी केवल उनके द्वारा प्रकाश में लाए जाने का इंतजार कर रही थी। ऐसी चमत्कारिक कहानी ठीक वैसी ही कहानी थी जिसे आम लोग पसंद करते थे। वे तुरंत आश्वस्त हो गए।
अधिकारियों को दोष नहीं दिया जा सकता, उनके पास मान्या जी जैसा दैवीय आशीर्वाद जो नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि चीनी इतनी सस्ती है। भले ही यह विदेशी किस्म से थोड़ी कमतर हो, फिर भी मैं इसे लूंगा। आयातित चीनी की कीमत के 10वें हिस्से से भी कम पर कौन शिकायत कर सकता था। दोपहर तक दुकान के दरवाजे आखिरकार खुल गए। उत्सुक चेहरों के समुद्र को देखकर कर्मचारी ने जल्दी से पुकारा, धक्का मुक्की न करें, एक पंक्ति बनाएं और एक एक करके प्रवेश करें। अपने जल्दी पहुंचने के कारण जयंत और लक्ष्य अग्रिम पंक्ति के पास थे। जिन्होंने पहले ही अपनी खरीदारी कर ली थी, उनके उत्साहित चेहरों को देखकर ही जयंत जान गया था कि यह कोई निराशा की बात नहीं होगी। आपकी बारी। इन शब्दों पर जयंत उत्सुकता से अंदर चला गया। वाजिद परिवार की दुकान वास्तव में विशाल थी, जो 2 मंजिलों में फैली हुई थी। सफेद चीनी से भरे बड़े बड़े लकड़ी के ड्रम अंदर रखे हुए थे, बर्फ की तरह सफेद, जिसमें एक भी गंदगी नहीं दिख रही थी। जयंत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दोस्त ने झूठ नहीं बोला था, यहाँ तक कि विदेशी चीनी भी इतनी साफ नहीं थी। जल्दी करो और खरीदो। लक्ष्य ने उसे कोहनी मारी। मापने वाले चम्मच पहले से ही तैयार थे। कर्मचारी ने पूछा, कितना चाहिए? प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 किलो। बिना किसी झिझक के जयंत ने घोषणा की, 1 किलो कृपया। जैसे ही चीनी तोली गई और तेल के कागज के थैले में पैक की गई, जयंत ने अपनी चांदी थमा दी। वो पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या मैं और खरीद सकता हूँ? कर्मचारी ने पहले से दी गई हिदायत के अनुसार उत्तर दिया, एक बार जब चीनी कारखानों का विस्तार हो जाएगा और अधिक दुकानें खुल जाएंगी, तो आप जितना चाहें उतना खरीद सकेंगे। जयंत ने दबाव डाला, उसी कीमत पर। कर्मचारी मुस्कुराया, तब यह और भी सस्ता हो जाएगा, सब कुछ महाराज और महल की मान्या जी की कृपा से। उसकी आवाज में गर्व का भाव था। उनके मालिक, आखिरकार, मान्या जी के मायके वाले जो थे। उस संबंध के बिना वाजिद परिवार को कभी भी यह चीनी बेचने का विशेषाधिकार नहीं मिला होता। अन्य व्यापारी ईर्ष्या से लाल पीले हो रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनमें से किसी के परिवार में मान्या जैसी रानी जो नहीं थी। जयंत ने सीटी बजाई, और भी सस्ता। मूल रूप से उसने एक और खरीदारी के लिए लाइन में फिर से शामिल होने पर विचार किया था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया। जब चीनी कम होने लगे तब वापस आना बेहतर था। उसके परिवार के पास अब थोड़े पैसे थे। जहां अत्यधिक ऊंची कीमत पहुंच से बाहर थी, वहीं 200 सिक्के पूरी तरह से वहन करने योग्य थे। हाथों में तेल कागज की थैली थामे जयंत खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। और इस तरह वाजिद परिवार की चीनी की दुकान रातों रात एक लोकप्रिय केंद्र बन गई और उसका कारोबार फलने फूलने लगा। हर दिन बाहर लंबी कतारें लगती थी, और हालांकि कर्मचारियों ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि समय के साथ कीमतें और गिरेंगी, कई लोगों ने जल्दी खरीदने पर जोर दिया, कहीं ऐसा न हो कि बाद में कीमत बढ़ जाए। आखिरकार, इतनी सस्ती और इतनी उच्च गुणवत्ता वाली चीनी कभी नहीं सुनी गई थी। मान्या की प्रतिष्ठा इसके साथ साथ फैलती गई। जल्द ही लोगों को पता चला कि मान्या ने केवल शाही पुस्तकालय में सफेद चीनी की रेसिपी ही नहीं खोजी थी, उसने मिश्री बनाने का तरीका भी ढूंढ निकाला था। अन्य लोगों ने वर्षों तक व्यर्थ खोज की थी, फिर भी उसने एक ही यात्रा में इसे उजागर कर दिया। निश्चित रूप से ये दैवीय हस्तक्षेप था। अफवाह ये थी कि मिश्री बनाना और भी जटिल था, और इसकी दुकान नए साल तक नहीं खुलेगी। इसने केवल जनता की जिज्ञासा को बढ़ाया। एक बार जब यह बाजार में आ जाएगी, जब तक की कीमत उतनी अत्यधिक न हो जितनी सफेद चीनी की हुआ करती थी, लोग इसे आजमाने के लिए तत्पर थे। रुपिन ने महीने के बही खाते की समीक्षा की और एक धीमी सीटी बजाई। उनके परिवार ने मुख्य रूप से वस्त्रों का व्यापार किया था, लेकिन हाल के वर्षों में व्यवसाय ठप हो गया था, यहाँ तक कि गिरावट के संकेत भी दिख रहे थे। यथास्थिति से असंतुष्ट होकर उन्होंने रंगों और तकनीकों में पैसा लगाया था, फिर भी बहुत कम लाभ हुआ। परिवार की अन्य शाखाओं ने शिकायत करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि घर विभाजित करने की धमकी भी दी थी। परिवार की मुख्य शाखा पूरी तरह से थक चुकी थी, अपने रिश्तेदारों द्वारा उनके मामलों में लगातार हस्तक्षेप से तंग आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने परिवार को अलग करने का फैसला किया। फिर भी कौन कल्पना कर सकता था कि वे अलग हुए रिश्तेदार उनके प्रतिद्वंद्वियों से सांठगांठ करेंगे, व्यावसायिक रहस्यों को लीक करेंगे और उन्हें एक विनाशकारी झटका देंगे, जिससे भारी नुकसान होगा। जीवंत के अन्य अमीर व्यापारी भी घात लगाए बैठे थे, जब वे नीचे थे तो उन्हें और नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे। तभी उनकी रिश्तेदार निर्दोष साबित हुई और शीत महल से रिहा हो गई और उपपत्नी के पद तक पहुंची। इसके बाद जो हुआ वह एक सपने जैसा लगा। राजस्व मंत्रालय उनके दरवाजे पर पहुंचा और वाजिद परिवार को सफेद चीनी बेचने का विशेष लाइसेंस प्रदान किया। इस लाइसेंस के साथ वे सीधे शाही चीनी कारखानों से सामान प्राप्त कर सकते थे।
मंत्रालय ने ये भी कहा कि अगले 3 वर्षों के लिए केवल वाजिद परिवार के पास ही यह विशेषाधिकार रहेगा। उसके बाद, जब तक वाजिद परिवार कोई बड़ी गलती नहीं करता, वे जीवंत में लाइसेंस के एकमात्र धारक बने रहेंगे। अब तक वाजिद परिवार ने राजधानी, जीवंत, युगांतरा, यज्ञभूमि और ग्रेट सिटी के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में 20 से अधिक चीनी की दुकानें खोली थी, जिसमें चांदी का प्रवाह पहले कभी न देखे गए तरीके से हो रहा था। विशेष रूप से चूंकि फिलहाल वे इस व्यवसाय में अकेले थे, शाही परिवार के समर्थन से यहाँ तक कि उनके कपड़ा व्यापार को भी लाभ हुआ। उन्हें अब हर जांच चौकी पर अधिकारियों को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं थी। पैसे कमाना इतना आसान कभी नहीं रहा था। सफेद चीनी की बिक्री पर 3 साल का एकाधिकार, उन्होंने ऐसे भाग्य का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं की होती। सब कुछ महल में उनकी रिश्तेदार की बदौलत था। रुपिन ने उन अलग हुए रिश्तेदारों के पछतावे भरे चेहरों को याद किया और महसूस किया कि उनके सीने में घुटती नाराजगी गायब हो गई है, उसकी जगह सरासर संतुष्टि ने ले ली है। खाता पुस्तकों की समीक्षा करने के बाद रुपिन ने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसमें न केवल चीनी की दुकानों की प्रगति का विवरण था, बल्कि मान्या के बारे में जुटाई गई खबरें भी साझा की गईं। अनायास ही उनके दिमाग में एक बच्चे के रूप में उनकी छवियां उभर आईं। एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी नाजुक, नए साल के चित्रों में देवी के परिचारक जैसी आकर्षक, उनके शब्द इतने मीठे कि वे दिलों को पिघला दे। आधे साल से भी अधिक समय पहले, जब ये खबर फैली कि उनके रिश्तेदार को शीत महल में सीमित कर दिया गया है, रुपिन, जो उस समय राजधानी में थे, बेहद परेशान थे। यद्यपि वाजिद परिवार अमीर था और उनके रिश्तेदार के पास चौथे दर्जे का आधिकारिक पद था, वे शाही परिवार के सामने कुछ भी नहीं थे। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनकी रिश्तेदार दूसरों के खिलाफ साजिश रचने वाली किस्म की थी। वो अधिक से अधिक इतना ही कर सकते थे कि सेवकों को रिश्वत दे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका कष्ट कम से कम हो। शुक्र है, सम्राट ने सच्चाई देखी और उसकी निर्दोषता को बहाल किया। पत्र के अंत में रुपिन ने कुछ और पंक्तियां जोड़ी, जिसमें उन्होंने अपने पिता और भाइयों को निर्देश दिया कि वे जितनी जल्दी हो सके राजधानी भेजने के लिए दुर्लभ खजानों के लिए अपने गोदामों की तलाशी ले, उपहार जो सेवकों के माध्यम से मान्या के महल में पहुंचाए जा सके। वे उसके साथ अपने रिश्ते का केवल फायदा नहीं उठा सकते थे, संबंधों को बनाए रखने का उचित तरीका पारस्परिकता था। उन्होंने उसकी कुछ पसंदीदा रेसिपी भी शामिल की, जिन्हें साथ भेजा जाना था। पत्र पूरा करने के बाद रुपिन ने एक धुन गुनगुनाई और आराम से अपने पैरों पर खड़े हो गए। इतने ऊंचे उत्साह में उन्होंने खुद को एक पेय का आनंद देने का फैसला किया। सही, उन्हें अपने परिवार को कानून तोड़कर मान्या के प्रभाव का दुरुपयोग न करने की भी याद दिलानी चाहिए। राजधानी में काफी समय बिताने के बाद उन्होंने देखा था कि कैसे शक्तिशाली परिवार कितनी जल्दी अपनी प्रतिष्ठा खो सकते हैं। गौतम को ही ले लीजिए, सम्राट के अपने रिश्तेदार। फिर भी उनके घर पर छापा मारा गया और बिना किसी झिझक के उन्हें सजा दी गई। वाजिद परिवार के पास ऐसा क्या था जो गौतम परिवार के बराबर था? इस विचार ने रुपिन के पीने के उत्साह को खत्म कर दिया। उन्होंने एक और पत्र लिखने का संकल्प लिया, जिसमें कम से कम चेतावनी के रूप में गौतम के भाग्य का उल्लेख किया गया हो। शांति मंदिर, राजमाता आधी खुली आंखों से बैठी थी, साधुओं के मंत्रोच्चार को सुन रही थी। इस वर्ष देश को आपदाओं से परेशान देखकर वे प्रार्थना करने, शास्त्रों की प्रतियां बनाने और शाकाहारी भोजन करने के लिए शांति मंदिर में शरण ले चुकी थी, इस आशा में कि भगवान उनकी भक्ति के बदले ग्रेट सिटी को अनुकूल मौसम का आशीर्वाद देंगे। वे नवंबर की शुरुआत तक रुकी थी। अब उन्होंने दिसंबर में महल लौटने की योजना बनाई। उन्होंने कई सुरक्षात्मक ताबीज प्राप्त किए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे उनके बच्चों और पोते पोतियों के स्वास्थ्य और खुशी की रक्षा करेंगे। प्रार्थना के बाद राजमाता आराम करने के लिए अपने कक्ष में चली गई। उन्होंने अभी चाय की एक घूंट ही ली थी कि आयाली ने प्रवेश किया। उनका चेहरा पीला और स्पष्ट रूप से हिला हुआ था। दशकों से राजमाता की सेवा करने के कारण आयाली तूफानों से अनजान नहीं थी, फिर भी राजधानी से आए किसी खबर ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया होगा। राजमाता के पास खड़ी आया झो उन्हें भौहें से कोड़ी, लेकिन चुप रही। राजमाता के दिल में एक अशुभ भावना बैठ गई। क्या राजधानी से कोई खबर आई है? आयाली घुटनों के बल गिर पड़ी, अपनी सिसकियों को रोकते हुए बोली, राजमाता, बड़े महाराज को मृत्युदंड दे दिया गया है। बड़े महाराज? राजमाता की पकड़ मजबूत हो गई, जिससे उनकी माला टूट गई, वे फर्श पर बिखर गई। क्या ये सच है? ये कब हुआ? आयाली गौतम परिवार से थी और उनका सबसे छोटा बेटा महाराज के अधीन सेवा करता था। उनकी वफादारी लंबे समय से मुख्य शाखा के प्रति थी। उन्हें जो खबर मिली वो ये थी कि उनके बेटे को भी महाराज के अपराधों में शामिल होने के कारण सजा सुनाई गई है और उसे उचित अंतिम संस्कार तक नहीं दिया गया है।
अपने बेटे के भाग्य के विचार ने उन्हें दुखों से भर दिया। सम्राट कितने हृदयहीन थे। शक्तिशाली परिवारों द्वारा भूमि पर कब्जा करना राजधानी में आम बात थी। उनके बेटे ने केवल वही किया था जो कई अन्य लोगों ने किया था। वो मृत्यु का हकदार क्यों था? उनकी आवाज दबे हुए दर्द से कांप उठी। सम्राट ने 2 महीने पहले बड़े महाराज पर आरोप लगाया था। आधा महीना पहले उनका सिर कलम कर दिया गया था। उन्होंने यह बात हमसे छुपाई। यद्यपि राजधानी से आपूर्ति समय समय पर शांति मंदिर पहुंचती थी, फिर भी इस बारे में एक शब्द भी उजागर नहीं किया गया था। मुख्य शाखा के सेवकों ने दावा किया कि उन्होंने संदेश भेजे थे, लेकिन कोई भी उन तक नहीं पहुंचा। इस बार महारानी ने पत्र पहुंचाने के लिए एक सेवक को साधु के रूप में छिपाकर अंदर भेजा था। राजमाता का चेहरा सफेद पड़ गया। यद्यपि उन्होंने कभी अपने भाई का पक्ष नहीं लिया था, फिर भी उनकी मृत्यु के झटके ने दुख की एक अप्रत्याशित लहर पैदा कर दी। आयाली ने एक पत्र निकाला। राजमाता, यह महारानी की ओर से है। आया जो ने बीच में टोकते हुए कहा, राजमाता, मुझे पहले इसकी जांच करने दे। आयाली ने उन्हें एक विषैली नजर से देखा, लेकिन आया जो ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। राजमाता को सौंपने से पहले पत्र में किसी भी छिपे हुए पदार्थ की सावधानीपूर्वक जांच की। राजमाता ने सामग्री को देखा। उनकी सांसें भारी होने लगी। हमारा सामान पैक करो, हम तुरंत महल लौटते हैं। मेरी अनुपस्थिति में इतना कुछ हो गया। मैं खुद देखूंगी कि यह मान्या कौन है। यह एक और भव्य दरबारी सभा थी। जैसे ही सत्र समाप्त होने वाला था, सम्राट ललित सिंहासन से उठे। उनका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। मंत्रियों, हमारे साथ पूर्वी उद्यान चलें। अधिकारियों ने असमंजस भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सम्राट के मन में क्या योजना है, लेकिन उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि यह कुछ अच्छा ही होगा। वे सम्राट ललित के पीछे पीछे चल रहे थे। चिराग सम्राट के ठीक पीछे एक कदम पर चल रहा था, जिसने आज युवराज के चमकीले पीले दरबारी वस्त्र पहने हुए थे। उस पर कढ़ाई किए गए 5 पंजों वाले ड्रैगन इतने सजीव लग रहे थे मानो किसी भी क्षण आकाश में उड़ने के लिए तैयार हों। वो जानता था कि उसके पिता उन्हें पूर्वी उद्यान में क्यों ले जा रहे थे। कपास के लिए। यही वो चमत्कारी पदार्थ था जो गर्मी को बनाए रखता था और जिसकी खोज मान्या ने की थी। मान्या, वह नाम एक बार फिर उसके दिमाग में कौंध गया। अगर किसी ने उसे 1 साल पहले बताया होता कि एक अकेली महिला के आने से ग्रेट सिटी में अभूतपूर्व बदलाव आ जाएंगे, तो वह इसे कोरी कल्पना मानकर खारिज कर देता। फिर भी ऐसी घटना निश्चित रूप से घटित हुई थी। वो मान्या के प्रति अपने पिता के विशेष स्नेह को समझ सकता था। वास्तव में मान्या इसके योग्य थी। परंतु फिर बचपन के एक दृश्य की स्मृति उसके मन में फिर से उभर आई और उसके परिष्कृत चेहरे पर जटिल भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। धन्यवाद, मेरी पतंग बचाने के लिए। मैं आपको विवाह का प्रस्ताव देकर आपका आभार व्यक्त करूंगी। मैं आपको अपनी रखेल बनने का सम्मान प्रदान करती हूँ। यदि उसने मान्या के अतीत की छानबीन न की होती, तो वह उसे उस छोटी बच्ची से कभी नहीं जोड़ पाता। नहीं वह कल्पना कर पाता कि वह बड़ी होकर शाही महल में प्रवेश करेगी और उसके पिता की प्रिय पत्नी बनेगी। क्या ये उसकी ओर से उसकी दयालुता का प्रतिफल देने का तरीका था? सचमुच आंखें खोलने वाला अनुभव। बेशक, चिराग को ज्यादा यकीन था कि वह उस घटना को बहुत पहले ही भूल चुकी होगी। ठीक उसकी तरह अगर हाल ही में रखेलों के पेड़ पर चढ़ने का तमाशा न हुआ होता, तो वह भी उस याद को अतीत में दफन कर चुका होता। कुछ बातें भुला दी जाए तो बेहतर होता है। चिराग अपने विचारों में खोया हुआ था। उसके गंभीर चेहरे पर इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उसके मन में अभी अभी क्या विचार आया था। जल्द ही वे पूर्वी उद्यान में पहुंच गए। पूर्वी और पश्चिमी दोनों उद्यान शाही विश्राम स्थल थे, जिनका उपयोग शाही परिवार द्वारा अक्सर अवकाश के लिए किया जाता था। चंपा चावल और कपास के बारे में जानने के बाद सम्राट ललित महल के भीतर एक भूखंड को इनकी खेती के लिए समर्पित करना चाहते थे। अंततः उन्होंने पूर्वी उद्यान को चुना। लगभग 6 महीने पहले एक अधिकारी मरुस्थान देश से सफलतापूर्वक कपास प्राप्त कर चुके थे और एक बड़ी मात्रा में कपास राजधानी में वापस ले आए थे। इसके अलावा सम्राट के गुप्त आदेश का पालन करते हुए उन्होंने कई बैलगाड़ी कपास भी एकत्र की थी। मान्या द्वारा दिए गए आरेखों का उपयोग करते हुए सम्राट ललित ने सूत काटने वाले चरखों और ओटनी मशीनों के निर्माण का आदेश दिया था। महल के सेवकों ने चरखों का उपयोग करके कई सूती गद्देदार जैकेट और सूती कपड़ा पहले ही तैयार कर लिया था। यद्यपि सम्राट ललित जानते थे कि कपास एक दुर्लभ खजाना है, फिर भी गद्देदार जैकेट खुद पहनने पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इसके मूल्य को कमा का था। इस क्षण वे मान्या की दैवीय क्षमताओं के प्रति गहराई से आभारी महसूस कर रहे थे। अब वे मान्या को दिव्य कन्या के रूप में स्थापित करने के लिए कपास और चंपा चावल का उपयोग करेंगे।
सम्राट ललित समूह को एक ऐसे खेत में ले गए जहां कपास के कई पौधे लगाए गए थे। शाखाओं पर फल फट गए थे, जिससे अंदर के शराबी सफेद रेशे दिखाई दे रहे थे। सच तो यह है कि कपास की कटाई 2 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन सम्राट ललित ने जानबूझकर कुछ पौधों को ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि उनके मंत्री इसे अपनी आंखों से देख सकें। पिताजी, यह क्या है? दूसरे राजकुमार चेतन ने सबसे पहले बात की। उनकी नजर अनायास ही अपने बड़े भाई की ओर मुड़ गई, जिसके चेहरे पर उलझन का कोई निशान नहीं था। वह निश्चित रूप से पहले से ही जानता होगा। जैसा कि उम्मीद थी, सम्राट युवराज का पक्ष लेते थे, उनसे कोई रहस्य नहीं छिपाते थे। सम्राट ललित ने गंभीरता से कहा, ये कपास है। इसे न केवल कपड़े में बुना जा सकता है, बल्कि ठंड से बचने के लिए इससे गद्देदार जैकेट भी बनाई जा सकती है। महल का एक सेवक सूती गद्देदार जैकेट और सूती कपड़ा लेकर आया। सम्राट ललित ने उपस्थित प्रत्येक अधिकारी को एक एक जैकेट बांटी। जैसे ही उन्होंने जैकेट पहनी, अधिकारियों की आंखें विस्मय से चमक उठी। गर्मी के मामले में ये जैकेट फर से आगे नहीं निकल सकती थी, लेकिन फर महंगा था, आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर। कपास, हालांकि, अलग थी। यदि व्यापक रूप से खेती की जाए, तो यह अनगिनत कपड़ों के लिए पर्याप्त फैब्रिक तैयार कर सकती है। उन्होंने सूती कपड़े पर अपने हाथ फेरे, मजबूत फिर भी नर्म, खुरदरे लिनेन या मोटे भांग से कहीं बेहतर। बधाई हो, महाराज, इस खजाने की खोज के लिए। यदि कपास लोकप्रिय हो जाए, तो ये ग्रेट सिटी के लोगों के लिए बहुत अच्छा भाग्य लाएगा। कपास किसने खोजा? उन्होंने अनुमान लगाया कि किसी अधिकारी ने गलती से इसे ढूंढ लिया होगा और सम्राट को एक गुप्त याचिका सौंपी होगी। उस व्यक्ति की क्या किस्मत थी। एक बार जब कपास पूरे ग्रेट सिटी में फैल जाएगा, तो उस अधिकारी का नाम निश्चित रूप से इतिहास में अमर हो जाएगा। ऐसा भाग्य उन पर क्यों नहीं पड़ा? सम्राट ललित ने तुरंत मान्या के नाम का खुलासा नहीं किया, इसके बजाय एक सार्थक मुस्कान पहनी। बिहान ने उनके भावों को देखा और एक अचानक एहसास बिजली की तरह उन पर कौंध गया। उनकी पुतलियां थोड़ी फैल गईं क्योंकि वे बोल पड़े, क्या ये रानी मान्या हो सकती हैं? राजस्व मंत्री हंसने से खुद को नहीं रोक सके। बिहान जी, आप बहुत सोच रहे हैं। यह कोई क्षेत्रीय अधिकारी ही रहा होगा। ये रानी मान्या कैसे हो सकती हैं? रानी मान्या महल तक सीमित थी, उन्हें कपास कहाँ से मिलता? बिहान को सफेद चीनी और मिश्री बनाने के तरीकों को उजागर करने के बाद उनसे अवास्तविक उम्मीदें विकसित हुई होंगी। सम्राट ललित एक संतुष्ट मुस्कान में बदल गए। कपास की खोज पूरी तरह से रानी मान्या की बदौलत है। अधिकारी स्तब्ध रह गए। क्या ये वास्तव में रानी मान्या से जुड़ा था? बिहान ने हालांकि गर्व का अनुभव किया। अपने चौड़े आंखों वाले सहयोगियों को देखते हुए वे एक हल्की श्रेष्ठता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। स्पष्ट रूप से वे रानी मान्या के ईश्वरीय रूप से धन्य भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन महारानी मान्या ने हाल ही में पुस्तकालय से कोई किताब उधार नहीं ली है। हानलिन अकादमी के एक सहायक पाठक जगन के चेहरे पर अभी भी अविश्वास का भाव था। सम्राट ललित ने सवाल उठाने वाले अधिकारी पर एक मनोरंजक नजर डाली। रानी मान्या ने स्पष्ट रूप से उन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी, यदि वे उनके हर कदम पर इतनी बारीकी से नजर रख रहे थे। सम्राट ललित ने शांत भाव से उत्तर दिया। 3 महीने पहले उन्होंने दीक्षा मंडप से कई किताबें उधार ली थी। उनमें से एक में कपास के बारे में रिकॉर्ड थे। बाद में वह मंडप में लौटी और उन्हें एक कॉटन जिन और एक चरखे के आरेख मिले। अधिकारियों के बीच एक भारी खामोशी छा गई। उस क्षण उन सभी के दिमाग में एक अजीब विचार कौंधा। क्या रानी मान्या ईश्वर की अपनी पसंदीदा बेटी थी? ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर उनके पीछे पीछे भाग रहे हों, उन पर गुण न्योछावर करने के लिए बेताब हों। इनमें से कोई भी एक उपलब्धि किसी अधिकारी को प्रमुखता तक ले जाने के लिए काफी होती। दूसरे राजकुमार चेतन ने मिश्रित भावनाओं का एहसास किया। ये हमेशा रानी मान्या ही क्यों थी? वह केवल इस विचार से खुद को सांत्वना दे सकते थे कि उनके पक्ष के बावजूद अभी तक कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था। यदि वह एक बच्चे को जन्म देती हैं, तो वह बच्चा स्वाभाविक रूप से दिव्य आशीर्वाद का आभा लेकर आएगा, जो उन्हें अन्य शाही वारिसों से ऊपर रखेगा। सम्राट ललित ने आगे कहा, चूंकि यह पुस्तक मान्या को मिली थी, इसलिए मैंने इस अवसर को हाथ से जाने देने के बजाय हर संभव प्रयास करना बेहतर समझा। मैंने लोगों को पुस्तक में वर्णित स्थानों के आधार पर कपास खोजने का आदेश दिया और मुझे आश्चर्य हुआ कि पुस्तक में वर्णित हर विवरण सही निकला। क्या सोहन उपस्थित हैं? सम्राट ललित की नजर कृषि मंत्री की ओर घूमी, जो एक प्रणाम के साथ आगे बढ़े। कपास की खेती को बढ़ावा देने का काम सोहन को सौंपा जाएगा। सोहन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। यह विनम्र अधिकारी महाराज के आदेश का पालन करता है। यदि इसे अच्छी तरह से निष्पादित किया गया,
तो ये कार्य उन्हें निर्विवाद योग्यता की गारंटी देगा। रानी मान्या को धन्यवाद और मान्या के पिता को ऐसी असाधारण बेटी परवरिश देने के लिए कृतज्ञता। सम्राट ललित ने घोषणा करने से पहले अपने दरबारियों के भावों को देखा। हम मान्या को कुलीन रानी की उपाधि देने का इरादा रखते हैं। मान्या ने चंपा चावल पेश करने की उल्लेखनीय उपलब्धि में पहले ही योगदान दिया था। उनके प्रांगण की फसल ने महज महीनों में एक पूरे सीजन की फसल दी थी। एक बार जब वसंत आने पर एक और सीजन बोया जाएगा तो वह आगे की पदोन्नति के लिए योग्य होंगी। यदि किसी को आपत्ति हो तो ठीक है, उन्हें पहले चंपा चावल या कपास का मुकाबला करने वाली फसलें पेश करने दें, फिर वे उपाधियां देने में संकोच नहीं करेंगे। उनके सामने कपास की खोज की विशाल योग्यता के उजागर होने के बाद किसने विरोध करने की हिम्मत की? किसके पास खड़े होने का साहस था? इस प्रकार दरबारियों ने एक स्वर में दोहराया, महाराज सबसे बुद्धिमान है। मान्या, जिन्होंने पहले केवल कुलीन रानी के विशेषाधिकारों का आनंद लिया था, बिना औपचारिक उपाधि के, अब सही मायने में अपने महल की मालकिन के रूप में विराजमान हुई। सम्राट ने उन्हें हुई बुद्धिमत्ता की मानद उपाधि प्रदान की। इसके बाद उन्हें हुई रानी के रूप में नामित किया गया। यद्यपि उनका पद कुलीन रानी का रहा, फिर भी उनके विशेषाधिकार वरिष्ठ रानी के समान बढ़ा दिए गए। सिस्टम, सम्राट ने निश्चित रूप से मेरी सुंदरता के नीचे की बुद्धि को पहचाना होगा, इसलिए उन्होंने मुझे यह उपाधि दी। हुई उपाधि आधी मेरी है। मैंने आपके लिए उन कार्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। ठीक है, आधी आपकी है। बधाई हो, आप आधिकारिक तौर पर एक महल की मालकिन बन गई हैं। ये खेल में एक खिलाड़ी बनने की दिशा में आपका पहला कदम है। आपने एक छिपा हुआ मिशन पूरा कर लिया है। 1 वर्ष के भीतर महल की मालकिन के रूप में उठना, एक नया किंवदंती स्थापित करना। इनाम 3 सार्वभौमिक विषरोधी गोलियां प्लस 500 अंक। सिस्टम मॉल में विषरोधी गोलियों की कीमत 2000 अंक प्रत्येक थी। इस छिपे हुए मिशन के इनाम प्रभावशाली थे। इन गोलियों के साथ उनके पास जहर के खिलाफ बीमा होगा। आधे साल में एक अपमानित उपपत्नी से महल की मालकिन के रूप में उठना, यदि उन्होंने इसे नहीं जिया होता तो मान्या ने इतनी निडरता से सपना देखने की हिम्मत नहीं की होती। हम लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा कर चुके हैं। मैं अपग्रेड शुरू करूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो आप एक बिल्कुल नए, अधिक शक्तिशाली महल तंत्र से मिलेंगी। 3 दिनों के लिए अनुपस्थित, नई प्रशंसा के योग्य, बस आप इंतजार करें। इस निडर घोषणा के बाद महल तंत्र अपने अपग्रेड के लिए एकांत में चला गया। मान्या के दिमाग में चमकती आभामंडल बुझ गई और बकबक करती आवाज शांत हो गई। वह जानती थी कि इसका मतलब सिस्टम का अपग्रेड होना था। आधे साल की निरंतर संगति के बाद उसकी अचानक अनुपस्थिति ने उसे अजीब तरह से असहज कर दिया। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सिस्टम ने एकांत में जाने से पहले उसे कोई गुप्त रास्ता नहीं छोड़ा था। 3 दिनों के लिए वह इसका उपयोग मनोरंजन के लिए नहीं कर सकती थी। विलासिता के बाद तपस्या में लौटना कितना कठिन था। मान्या को लगा कि उसकी लत छुड़ा दी गई है और इसने उसका मूड खराब कर दिया। फिर भी जब वह काव्या और अन्य लोगों को अपनी पदोन्नति का जश्न मनाते देखने के लिए मुड़ी तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इस महीने सभी को 3 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा, उसने घोषणा की। पहले 2 प्रथम श्रेणी की दासियों तक सीमित, वह अब 4 नियुक्त कर सकती थी। मान्या ने तुरंत जैस्मीन को बढ़ावा दिया। जूही के प्रदर्शन को देखने के लिए एक पद खाली छोड़ दिया। गुलाब महल के हर कोने में खुशी छा गई। उसके सेवक अब सिर उठाकर चल रहे थे। उनकी आंखों में कुलीन रानी के साथ कृपा प्राप्त करने में सक्षम होना भाग्य का एक अविश्वसनीय दौर था और महल के कई सेवक उनसे ईर्ष्या करते थे। विशेष रूप से चून की महारानी को आधे साल के भीतर बार बार पदोन्नत किया गया था। उनके मासिक भत्ते व्यवहारिक रूप से छलक रहे थे। ऐसी दयालु और उदार मालकिन कौन नहीं चाहेगा। वे बस यही आशा कर सकते थे कि महारानी हुई लंबे समय तक सम्राट की कृपा का पात्र बनी रहेंगी। जहां तक मान्या का सवाल था, जिस पर वे अपनी उम्मीदें लगाए हुए थी, वह इन दिनों काफी उदास महसूस कर रही थी। पढ़ने के लिए कोई कॉमिक्स नहीं, देखने के लिए कोई नाटक नहीं। अपनी बोरियत दूर करने के लिए वो केवल मनोरंजन के लिए वेदिका की तलवार नृत्यों को देख सकती थी। पिछले कुछ महीनों में वेदिका और रूपल ने शानदार ढंग से तालमेल बिठाया था। 2 नए शास्त्रीय नृत्यों को एक साथ कोरियोग्राफ किया था। उनकी संगति की बदौलत मान्या समय बिताने के लिए उन नीरस प्रेम उपन्यासों के पन्नों को पलटने के लिए मजबूर नहीं हुई। वो समझ सकती थी कि शाही रानियां या तो सम्राट की कृपा के लिए क्यों लड़ती थीं या शौक विकसित करती थी। महल में जीवन बस बहुत नीरस था। वो नीरस दिन प्रतिदिन की दिनचर्या धीरे धीरे एक व्यक्ति की जीवन शक्ति को खत्म कर सकती थी। 3 दिन बाद सिस्टम ने आखिरकार अपना अपग्रेड पूरा कर लिया। डिंग डिंग डिंग, मैं वापस आ गया हूँ।
उसे स्वीकार करना पड़ा। उस थोड़ी चुलबुली आवाज को दोबारा सुनकर मान्या को थोड़ा पुराना अनुभव हुआ। अपग्रेड में क्या नई सुविधाएं आई? सिस्टम ने अपने निदान शुरू किए। निचले दाएं कोने में एक मौसम पूर्वानुमान फंक्शन अनलॉक किया गया है। प्रत्येक उपयोग की कीमत 1 अंक है। मान्या पहले से ही इस अपग्रेड के बारे में जानती थी। और इसके अलावा सिस्टम शांत हो गया। मुझे मत बताओ कि यही एकमात्र नई सुविधा है। आप सबसे बुरे सिस्टम हैं जिससे मेरा सामना हुआ है। क्या आपको पता है कि मैं इतने समय से मिशनों पर कितनी कड़ी मेहनत कर रही हूँ और मुझे बस यही मिला? उसने सिस्टम के अपने शब्दों को उस पर वापस फेंक दिया। सिस्टम ने अपना जवाब निगल लिया। आपके अधिकांश मिशन वैसे भी खुद ही पूरे हो गए क्योंकि उसे दोषी महसूस हो रहा था। क्या उसने बहुत अधिक ऊर्जा निकाल ली थी जिससे अधूरा अपग्रेड हुआ? वो बस एक नए रूप के लिए बचत करना चाहता था। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपग्रेड के बाद और अधिक सुविधाएं होनी चाहिए थी। मैं एक मरम्मत अनुरोध दायर करने जाऊंगा। खराबी के बारे में अनजान, सिस्टम घबरा गया और मुख्य सिस्टम को रिपोर्ट करने के लिए भाग गया। एक संपूर्ण स्कैन और वायरस जांच के बाद कोई समस्या नहीं पाई गई और वो उदास होकर वापस आ गया। मान्या वास्तव में उतनी परेशान नहीं थी। वो ज्यादातर नाटकों को देखने के लिए सिस्टम का उपयोग करती थी, लेकिन उसने झूठा आक्रोश व्यक्त किया, उनके खाली वादों से ठगा हुआ महसूस करने का नाटक किया। उसने एक अनुचित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सिस्टम को भावनात्मक रूप से हेरफेर करने के अवसर को भुनाया। उदाहरण के लिए, इसे उसकी रुचियों के अनुकूल नाटकों की सक्रिय रूप से सिफारिश करनी थी, या जब वो उसकी बातें नहीं सुनना चाहती थी तो उसे उसकी पेनल्टी स्लॉट बर्बाद किए बिना स्वेच्छा से टाइमआउट में जाना पड़ता था। सफलतापूर्वक मना लेने के बाद मान्या को तरोताजा महसूस हुआ, लेकिन उसका अच्छा मूड ज्यादा देर नहीं टिका। इससे पहले कि उसे एक दुखद खबर मिली, राजमाता, जो मूल रूप से दिसंबर में लौटने वाली थी, 1 महीने पहले वापस आ रही थी। आसमान से गिरा एक वज्रपात, क्या यह उसकी ओर लक्षित था? ... राजमाता की वापसी एक भव्य आयोजन था। आखिरकार वह सम्राट की जन्म देने वाली मां थी और उनका बंधन मजबूत था। ये यात्रा शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए थी। इन सभी परतों के महत्व के साथ किसी ने भी उनका अनादर करने का साहस नहीं किया। राजधानी में राजमाता के आगमन की खबर मिलने पर शाही रानियों से लेकर राजकुमारों और राजकुमारियों तक सभी व्यक्तिगत रूप से उनका वापस स्वागत करने गए। सम्राट और महारानी सबसे आगे खड़े थे। सम्राट ललित के चेहरे पर गंभीरता थी, उनकी आंखों में एक हल्की तीक्ष्णता चमक रही थी। राजमाता के समय से पहले महल में लौटने का कारण ये था कि आया ली को गौतम परिवार से एक पत्र मिला था। एक मामूली सेवक जो मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रहा था, सचमुच जीने से थक गया था। सम्राट ललित ने शुरू में अपने मामा के समझदार व्यवहार को देखते हुए परिवार की बाकी मुख्य शाखा को बख्शने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि वे मौत को गले लगाने पर आमादा थे, इसलिए उनके लिए सम्मान बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक राजमाता की मान्या के बारे में गलतफहमी का सवाल था, सम्राट ललित चिंतित नहीं थे। जब तक वे ठीक से समझाते, उनकी मां समझ जाती। इस बार मान्या सचमुच एक निर्दोष शिकार थी। वे पहले उसे नए साल के उपहारों का एक बैच भेजेंगे, जिससे वो जो पसंद करे उसे चुनने दे। जैसे ही सम्राट ललित थोड़े भटके, राजमाता की शाही गाड़ी आ गई। मान्या अपने महल के लिबास में लोगेश्वरी के बगल में खड़ी थी, आज्ञाकारी दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब जब राजमाता वापस आ गई थी, तो वह एक आकर्षक उपपत्नी होने का आभास नहीं दे सकती थी जो महल में अराजकता लाती थी। अफवाह थी कि राजमाता ने अपनी जवानी में महारानी जन्या के तहत कष्ट सहा था, और जिस महल में मान्या वर्तमान में रह रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि गुलाब महल था, जिस पर कभी महारानी जन्या का कब्जा था। यह व्यवहारिक रूप से कमियों का एक ढेर था। वो एक निम्न प्रोफाइल बनाए रखना पसंद करती, लेकिन महल का तंत्र इसे अनुमति नहीं देता। डिंग डिंग डिंग। प्राचीन काल से सास और बहू के बीच का संबंध कठिनाई से भरा रहा है। एक वास्तव में पसंदीदा उपपत्नी अपने वरिष्ठ की चुनौतियों के सामने कभी नहीं झुकती। मुख्य महल मिशन, सम्राट को अपने पक्ष में खड़ा करें, जो आपको राजमाता के उकसावे से बचाए, खुले तौर पर अपनी सुरक्षा का प्रदर्शन करे और महारानी को एक पसंदीदा उपपत्नी की प्रतिष्ठा का एक छोटा सा स्वाद दे। इनाम, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग तकनीक। यह इनाम विद्वानों के दिलों को जीतने के लिए है। मान्या की चुप्पी बहरी करने वाली थी। मुझे लगता है कि तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो। मैं यह नहीं कर रही हूँ, बस मुझे अब यहाँ से ले जाओ। चूंकि सम्राट आगे खड़े थे, इसलिए उन्होंने इस दृश्य को नहीं देखा। जैसे ही महारानी अपनी गाड़ी से उतरी, उनकी निगाहें उनका स्वागत करने आई उपपत्नी पर पड़ी और अंत में पन्ना हरे रंग के राजसी वस्त्र पहने एक चमकीली आंखों वाली युवती पर टिक गई। यह निश्चित रूप से मान्या ही होंगी, है ना?
वो अपने बेटे के हरम की सभी उच्च पदस्थ रखेलों से मिल चुकी थी, सिवाय मान्या के। उस स्थान पर खड़ा अपरिचित चेहरा कोई और नहीं हो सकता था। क्या ये सचमुच वही मोहक रखेल थी जिसके बारे में पत्र में दावा किया गया था कि उसने सम्राट को मोहित कर लिया था? उसकी सुंदरता तो वाकई अद्भुत थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी भोली भाली लगती थीं। पिछले सम्राट के समय में मान्या हरम में 3 महीने भी नहीं टिक पाती। अचानक महारानी ने देखा कि मान्या के सिर के ऊपर बड़े अक्षरों में कई पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने सहज रूप से अपने बगल में बैठी आया का हाथ पकड़ लिया। शांति मंदिर में मैडम गौतम द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ने के बाद महारानी माँ पहले तो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन जैसे ही उनका क्रोध शांत हुआ, उनकी सोचने समझने की शक्ति वापस आ गई, जिससे वे आधी आश्वस्त और आधी संशय में पड़ गईं। पत्र के अनुसार मान्या को शीत महल से बाहर लाने के बाद से ही उनका बुद्धिमान और सक्षम पुत्र अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। उसने न केवल मान्या की महिमा करने के लिए एक सार्वजनिक अभियान चलाया, जिसमें दैवीय चमत्कारों की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गईं, बल्कि उसने मान्या का बदला लेने के लिए अपने छोटे भाई के पूरे परिवार का भी सफाया कर दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने यह बात मान्या से छुपाए रखी। 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद उसे ये खबर मिली। अगर उनका बेटा सचमुच इतना तर्कहीन हो गया होता, तो क्या अदालत के अधिकारियों ने हंगामा नहीं मचाया होता? वो अपने उस बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, जिसका उन्होंने अच्छे से पालन पोषण किया था। उनके लिए राष्ट्र की स्थिरता के आगे सब कुछ और हर कोई गौण था। वो उस उपपत्नी पर सचमुच मोहित हो सकता था, लेकिन ये सच्चा प्यार होने की संभावना नहीं थी। अगर उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया होता, तो महारानी मान्या को उस शीत महल में भेजा ही क्यों गया होता? शायद गौतम परिवार की मुख्य शाखा ने कोई सीमा पार कर दी थी और उसने महारानी मान्या को उन्हें नष्ट करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। इसलिए महारानी ने अपने भरोसेमंद सहायकों को जांच करने का आदेश दिया और जल्द ही उन्हें 2 बातें पता चलीं। सम्राट ने गौतम परिवार की मुख्य शाखा का सफाया कर दिया था, क्योंकि दूसरी शाखा ने उन पर अनगिनत अपराधों का आरोप लगाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया था। उनका यही हश्र होना तय था और इसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार थे। जहां तक उनके बेटे की बात है, वो वास्तव में महारानी मान्या के प्रति बहुत आसक्त था, यहाँ तक कि उसने अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए दिवंगत सम्राट के स्वप्न दर्शन की एक मनगढ़ंत कहानी भी गढ़ी थी। यदि दिवंगत सम्राट सचमुच सपने में प्रकट हुए होते, तो वे उनके बेटे को बुरी तरह पीटते, निश्चित रूप से उसे सलाह नहीं देते। इसलिए उसे ये समझने के लिए महारानी मान्या से व्यक्तिगत रूप से मिलना आवश्यक था कि वास्तव में क्या हो रहा था। जहां तक आयाली की बात है, जिसने आंसू बहाते हुए गौतम परिवार की मुख्य शाखा की ओर से विनती की थी, महारानी डोवेजर ने महिला की असली वफादारी का पता चलने पर उसे बांधकर राजधानी वापस भेज दिया। अपनी यात्रा की तात्कालिकता के कारण उनके पास महारानी मान्या के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का समय नहीं था। लेकिन आज अपनी पहली मुलाकात में ही महारानी डोवेजर ने रानी मान्या के दरबारी पहनावे से देखा कि उन्हें इतने कम समय में एक बार फिर पदोन्नति मिल गई है। अब वो एक कुलीन रानी बन गई हैं, जो अपने महल की अध्यक्षता करने के लिए पर्याप्त उच्च पद हैं। उनकी तीव्र प्रगति ने उस समय की गुलाब महल की महिला की प्रगति को भी पीछे छोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका बेटा सचमुच उसी तरह का प्रेम में डूबा हुआ शाही मूर्ख बन रहा हो, जिसे वे कभी नापसंद करती थी? महारानी डोवेजर ने मान्या को ध्यान से देखा, तभी उनके सिर के ऊपर पाठ की पंक्तियां प्रकट होती दिखाई दी। महल संघर्ष मिशन और मिशन पुरस्कार के बारे में कुछ। वो छपाई की अवधारणा को समझती थी, लेकिन चल मिट्टी के प्रकार की छपाई उनकी समझ से परे थी। मिशन ऐसा लगता था कि उनके और सम्राट के बीच दरार पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। यदि सम्राट ने एक उपपत्नी की खातिर सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया, तो ये बात फैल जाएगी कि उन्होंने एक सुंदर महिला के लिए अपनी मां की अवहेलना की थी। अत्यंत अधार्मिकता का एक कार्य। उनके भाई अपने राज्यों में निश्चित रूप से परेशानी पैदा करने का अवसर भुनाएंगे। सम्राट की खातिर वो सार्वजनिक रूप से मान्या को फटकार नहीं लगा सकती थी और उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी। राजमाता की मान्या के प्रति घृणा अपने चरम पर पहुंच गई। तो ये सच था, यह महिला किसी दुष्ट आत्मा के वश में थी, जो सम्राट को मोहित करने के लिए काली कलाओं का उपयोग कर रही थी। अन्यथा वे अचानक एक उपपत्नी को इतनी ऊंचाइयों पर क्यों ले जाते, उनके लिए एक के बाद एक मिसाल तोड़ते? शुक्र है वो समय पर लौट आई थी। वो कभी भी इस राक्षस को महल में तबाही मचाने की अनुमति नहीं देंगी। आया झो के हाथ पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई, उनके होंठ पीले पड़ गए। आया झो ने उन्हें चुपचाप संभाला। सम्राट ललित ने अपनी मां की एक दिशा में टिकी हुई नजर को देखा।
उनका भाव सदमे का था, जिसे बमुश्किल मजबूर संयम द्वारा छिपाया गया था। उन्होंने क्या देखा था? वे समर्थन देने का नाटक करते हुए पास आए। माँ, आपकी यात्रा थकाऊ रही है। उनकी नज़र का पीछा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे मान्या को देख रही थी। इसलिए वे भी मान्या की ओर मुड़े, जो झुके हुए सिर के साथ खड़ी थी, विनीत आज्ञाकारिता की मूरत। लेकिन उसके सिर के ऊपर तैरते हुए शब्दों ने उसके विचारों को धोखा दिया। राजमाता आपको घूर रही हैं। आगे बढ़ें, उस मिशन को न भूलें जो आपने अभी अभी शुरू किया है। यह मूवेबल क्ले टाइप प्रिंटिंग है। चुप रहो। बकबक करती रहोगी तो मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। सम्राट ललित उत्साहित हो गए। क्या मान्या ने एक और मिशन शुरू किया था और इसमें उनकी मां शामिल थी? नहीं, सिस्टम को दूर बंद न करें। उन्हें पहले मिशन के विवरण और पुरस्कारों को जानने की आवश्यकता थी। क्या वो इसे कैद करने की धमकी देने के बजाय दिव्य प्राणी के प्रति कुछ सम्मान नहीं दिखा सकती थी? इस क्षण वे अधीरता के राजा हो सकते थे। उनके विचार पूरी तरह से इसमें समाये हुए थे। इस बीच राजमाता ने अपना संयम वापस पा लिया। उन्हें एहसास था कि कई लोगों ने उनकी पहले की चूक को देखा था। उन्होंने एक दयालु मुस्कान का नाटक किया। ये रानी मान्या होनी चाहिए। ऐसी नाजुक सुंदरता, सचमुच देखने में एक आनंद। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान अपने पोते पोतियों पर केंद्रित किया, जिसमें युवराज स्वाभाविक रूप से उनका प्राथमिक ध्यान केंद्रित थे। युवराज बड़े हो रहे थे। उनकी उम्र में सम्राट ने पहले ही शादी कर ली थी। सम्राट ने पहले उनके लिए एक दुल्हन का चयन किया था, लेकिन सगाई अंतिम रूप लेने से पहले लड़की के पिता को आधिकारिक पदों को बेचने और लोगों का शोषण करने के लिए उजागर किया गया था, जिससे उनका पदावनति हो गया था। बाद के सभी उम्मीदवारों में कमियां थीं और लगातार प्राकृतिक आपदाओं के साथ इस मामले को स्थगित कर दिया गया था। दुष्ट मान्या के मामले को अभी के लिए अलग रखते हुए राजमाता ने सोचा कि चूंकि वे महल में लौट आए हैं, इसलिए उन्हें नए साल के बाद युवराज के विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए। वे अविवाहित रहकर महल नहीं छोड़ सकते थे। अपनी मां को अनिश्चित काल के लिए अपने वंशजों पर उपद्रव करने के लिए तैयार देखकर सम्राट ललित ने अपना गला साफ किया। मां, आप अपनी यात्रा से थक गई होंगी। आइए हम आपको आराम करने के लिए वापस ले चलें। राजमाता ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, वे सचमुच थक गई थीं। महारानी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो महारानी। वे महारानी का बहुत सम्मान करती थीं, निष्पक्ष और आंतरिक महल की गरिमापूर्ण शासक। उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य की युवरागी को उनके गुणों का एक अंश भी विरासत में मिलेगा। महारानी उनकी दूसरी बाह को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। इस प्रकार साम्राज्य के सर्वोच्च पदस्थ जोड़े ने राजमाता को वापस महल तक पहुंचाया। दरबारियों के बाकी लोग उन्हें विदा करने के बाद चले गए। कुछ रानियों ने निराशा का एहसास किया। राजमाता को कुलीन रानी मान्या पर केंद्रित देखकर उन्हें उम्मीद थी कि वे सार्वजनिक रूप से उस महिला को प्रताड़ित करेगी। इसके बजाय उन्होंने उसकी प्रशंसा की थी। मान्या ने अपने फर लाइनेड बागे को समायोजित किया। दिन बेहद ठंडा था। गर्म चाय के लिए अपने महल लौटना सबसे अच्छा था। इस वर्ष की कपास की फसल मामूली रही थी, जिससे सर्दियों के कोट कम ही मिल पाए थे। यहाँ तक कि मान्या को प्रसिद्ध पसंदीदा और परियोजना के मुख्य योगदानकर्ता के रूप में केवल 2 ही मिले थे। अगले वर्ष तक पूरे साम्राज्य में अधिक कपास की खेती के साथ, यहाँ तक कि महल की दासियों के पास भी अंततः उनका हिस्सा होगा। उसकी भौहें शिथिल हो गईं। ये महल संघर्ष प्रणाली पूरी तरह से बेकार नहीं थी। सिस्टम मिशन अनुशासन के बारे में एक और व्याख्यान में लगभग शुरू ही हुआ था, फिर याद आया कि उसकी मालकिन ने उस पर दमनकारी शर्तें थोपी थी और बुद्धिमानी से अपनी जीभ दबा ली। यद्यपि राजमाता लगभग 1 वर्ष से राजधानी से दूर थी, फिर भी उनके महल का कड़ाई से रखरखाव किया गया था। बेदाग खिड़कियां, अंगीठी से गर्म किए गए ताजे बिस्तर और चूल्हे में चमकता हुआ बेहतरीन धुआं रहित चांदी का कोयला। जैसे ही उन्होंने महल में कदम रखा, राजमाता का सामना गर्मी की एक लहर से हुआ, यहाँ तक कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें भी आ गईं। अपनी महल की दासियों द्वारा परिचर्या की गई। वे अपने कपड़े बदलने, अपने हाथ और चेहरे धोने और कुछ क्रीम लगाने के लिए अपने कक्षों में चली गईं। जब तक वे तरोताजा होना समाप्त करती, उनकी अधिकांश थकान दूर हो चुकी थी। मुख्य हॉल में लौटकर उन्होंने महारानी को आराम से चाय का एक कप पीते हुए देखा। सम्राट और भी अधिक सहज थे। एक दीवान पर लेटे हुए थे, जहां एक छोटी सी मेज पर कई नई पेस्ट्री रखी हुई थी जो राजमाता ने पहले कभी नहीं देखी थी। वे दीवान पर बैठ गईं और आया जो उन्हें धीरे से उनके गद्दे पर दीर्घायु रूपांकनों से कड़ी हुई एक ऊनी चादर बिछा दी। राजमाता ने लापरवाही से एक नाजुक शंख के आकार की पेस्ट्री उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। पहला एहसास कुरकुरी बाहरी परत का था, जिसके बाद चिकना
मखमली सफेद भराव था जो उनकी जीभ पर पिघल गया। इसकी कोमलता परतदार पपड़ी के साथ एक आदर्श अंतर बनाती थी। ये पेस्ट्री उत्कृष्ट है। शाही रसोई से कल एक और बैच भिजवाओ, राजमाता ने टिप्पणी की। स्वादिष्ट दावत से उनका मूड थोड़ा सुधर गया। महारानी धीरे से मुस्कुराई। ये रेसिपी रानी हुई ने एक किताब से खोजी थी। मुझे भी यह काफी आनंददायक लगी, राजमाता ने दोहराया। रानी हुई मान्या लड़की। महारानी ने सिर हिलाया। रानी हुई उदार हैं। जब भी उन्हें कोई अच्छी रेसिपी मिलती है वे हमेशा इसे साझा करती हैं। महारानी को मान्या के बारे में इतने प्यार से बोलते सुनकर राजमाता तनाव में आ गईं। क्या इस मान्या लड़की ने न केवल उनके बेटे को बल्कि महारानी को भी मोहित कर लिया था? उसकी काली कलाएं वास्तव में भयानक होनी चाहिए। आया झोऊ की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरे द्वारा अनुरोधित ताबीज लाओ। आया झोऊ जल्द ही एक चंदन के बक्से के साथ वापस लौटी। इसे खोलकर ताबीज की एक श्रृंखला का खुलासा किया जो सभी भगवान के सामने धन्य थे। ताबीजों को देखते हुए राजमाता को पछतावे का एहसास हुआ। उन्हें और अधिक मांगना चाहिए था। महल के हर व्यक्ति के पास एक होना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वे सभी मान्या के जादू में आ जाएं। उन्होंने 2 सुरक्षात्मक ताबीज निकाले और उन्हें सम्राट और महारानी के हाथों में पूरी गंभीरता से रख दिया। इन्हें हर समय पहने, इन्हें न हटाएं। मैंने इन्हें विशेष रूप से आपके लिए बनवाया है, उन्होंने जोर दिया। महारानी ने दोनों हाथों से उन्हें स्वीकार किया, एक को अपने पास बांधा और राजमाता को धन्यवाद दिया। यह महसूस करते हुए कि सम्राट अपनी मां से एकांत में बात करना चाहते हैं, महारानी ने चतुराई से खुद को माफ कर दिया। जहां तक सम्राट ललित का सवाल था, उन्हें अभी भी अपनी मां के साथ गौतम परिवार के मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता थी। महारानी के जाने के बाद सम्राट ने दूसरों को बर्खास्त कर दिया और वर्षों से गौतम परिवार की मुख्य शाखा के दुष्कर्मों को याद किया। आयाली के अलावा आपके महल में मुख्य शाखा के 3 और जासूस हैं। 2 महीने पहले सिया ने मान्या को नशीला पदार्थ देने का प्रयास किया, उसे एक झूठी गर्भावस्था के लिए फंसाया। राजमाता शाही वारिसों के मामलों में किसी भी हस्तक्षेप से घृणा करती थी। वे बहुत साहसी हो गए हैं, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। वे चाहते हैं कि एक भविष्य का युवराज गौतम बेटी से पैदा हो, जिससे उनके परिवार की हमेशा की समृद्धि सुनिश्चित हो सके। महल के संघर्ष के एक अनुभवी के रूप में राजमाता ने केवल सम्राट के शब्दों से योजना को जोड़ दिया। सिया ने मान्या की गर्भावस्था का उपयोग महारानी को फंसाने और युवराज को लक्षित करने के लिए करने की योजना बनाई होगी। सौभाग्य से सम्राट मूर्ख नहीं बने थे। इसके बजाय उन्होंने मुख्य शाखा की निंदा करने के लिए दूसरी शाखा को उकसाने के लिए चतुराई से उपाधियों का उपयोग किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि मुख्य शाखा ने अपने अपराधों के लिए भुगतान किया और साथ ही दूसरी शाखा को चेतावनी भी दी। महल के गंदे कपड़ों को बाहरी लोगों के सामने उजागर किए बिना सम्राट के मात्र परिवार को सार्वजनिक अपमान से बचाते हुए उनके लिए पूरा गौतम परिवार उनके बेटे की एक उंगली के बराबर भी नहीं था। अब सच्चाई जानकर राजमाता को मुख्य शाखा के भाग्य के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। सिया और उसकी मां सचमुच नीच थी। ऐसे अपराध करने के बाद सम्राट द्वारा उनकी जान बख्शना पहले से ही दया का एक कार्य था। फिर भी पश्चाताप करने के बजाय उन्होंने मां और बेटे के बीच बीज बोने की कोशिश की। अपनी माला को टटोलते हुए उन्होंने शांत भाव से कहा, शांति मंदिर में रहते हुए मैंने तुम्हारे दादाजी का सपना देखा था। उन्हें जीवन में तुम्हारे मामा का ठीक से पालन पोषण न करने पर पछतावा था, जिससे वह इंसान की खाल में एक पशु बन गया, जिसने उनके पूर्वजों को शर्मसार किया। मैं परलोक में उनके अशांत होने के विचार को सहन नहीं कर सकती। मुख्य शाखा को पारिवारिक मंदिर भेज दो। वे रोजाना हृदय सूत्र की 10 प्रतियां लिखेंगे और उन्हें भगवान के सामने पेश करेंगे। हृदय सूत्र लंबा नहीं था, लेकिन इसकी प्रतिलिपि बनाने के लिए पूर्ण सटीकता की आवश्यकता थी। एक भी गलत स्ट्रोक या स्याही का धब्बा का मतलब फिर से शुरू करना था। राजमाता ने उनकी निगरानी के लिए 2 बुजुर्ग मौसियों को नियुक्त करने की भी योजना बनाई। यदि वे किसी और से लिखवाने की हिम्मत करते तो यह उनकी अनिष्ठा साबित करता और कार्य को दोगुना कर दिया जाता। एक दिन में 10 प्रतियां उन्हें पूरी तरह से व्यस्त रखेंगी। मूल रूप से मुख्य शाखा की संपत्ति जब्त होने के बाद केवल सिया को ही तपस्या में रहने के लिए शाही कारागार भेजा गया था। बाकी लोग मुख्य निवास में ही रहे। मैडम गौतम के दहेज पर जी रहे थे। यद्यपि अब विलासिता में नहीं थे, उनका जीवन बिल्कुल कठोर नहीं था। अब जब उन्होंने राजमाता को क्रोधित कर दिया था तो उन्होंने फैसला किया कि वे सभी तपस्या को अपनाएंगे। सम्राट ललित मुस्कुराए, वे जानते थे कि उनकी मां समझदार होंगी। इसके बाद उन्होंने परिष्कृत चीनी और मिश्री से लेकर कपास तक मान्या के योगदान को सामने लाया, राजमाता को आश्वस्त करने की उम्मीद में कि मान्या के प्रति उनका पक्ष योग्यता पर आधारित था, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर नहीं।
राजमाता ने शुरू में संदेह किया था कि सम्राट मान्या की उपलब्धियों को सजा रहे हैं, लेकिन कपास को देखने के बाद वे शांत हो गईं। वे कोई अज्ञानी महिला नहीं थी। कपास को बढ़ावा देना ऐतिहासिक रिकॉर्ड के योग्य एक कारनामा था। कोई भी ऐसी उपलब्धि का श्रेय एक मामूली उपपत्नी को नहीं देगा। मान्या का किसी किताब से कपास की खोज कर पाना संभवतः उसके अंदर मौजूद किसी बुरी आत्मा के कारण था। यदि उन्होंने उस आत्मा को अपने और सम्राट के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हुए नहीं देखा होता, तो वे केवल उसकी योग्यताओं के लिए मान्या की शौकीन हो गई होती। एक क्षण के विचार के बाद राजमाता गर्मजोशी से मुस्कुराईं। वो एक अच्छी लड़की लगती है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप और महारानी दोनों उसका पक्ष लेते हैं। जब उसके पास समय हो तो उसे मुझसे बातचीत के लिए आने को कहें। सम्राट के सामने वे मान्या के प्रति अपनी नापसंदगी नहीं दिखा सकती थी। उन्हें स्नेह का नाटक भी करना पड़ता था। सम्राट ललित ने राहत की सांस ली। जब तक उनकी मां मान्या से घृणा नहीं करती थी, वे आराम से रह सकते थे। राजमाता की हल्की थकान को नोटिस करते हुए सम्राट ललित रुके नहीं। महल की दासियों को उनकी देखभाल करने का निर्देश देने के बाद उन्होंने विदा ली। उन्होंने शुरू में मान्या से पहले मिलने का इरादा किया था, जो नया कार्य उसने उल्लेख किया था और इसके संभावित पुरस्कार के बारे में उत्सुक थे। लेकिन राजमाता का महल महारानी के महल के करीब था। कुछ विचार के बाद उन्होंने गुलाब महल जाने से पहले महारानी के कक्षों में रुकने का फैसला किया। जब तक वे गुलाब महल पहुंचे, 1 घंटा बीत चुका था। मान्या ने उनकी उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने बाल पहले ही ढीले कर लिए थे। ये जानते हुए कि राजमाता महारानी का पक्ष लेती हैं और अपने पिछले अनुभवों के कारण मुख्य पत्नी को मात देने वाली रानियों से घृणा करती हैं, उसने मान लिया था कि वे उस रात महारानी के साथ रहेंगे। सम्राट के लिए उसी दिन उसके पास आना जिस दिन राजमाता वापस आई थी, यह व्यावहारिक रूप से उसकी पीठ पर एक लक्ष्य चित्रित करना था। यदि राजमाता मुझसे घृणा करने लगती हैं, तो सम्राट अधिकांश दोष वहन करेंगे। होश में आओ। एक महल संघर्ष के नायक के रूप में हम सास की बाधा पर कैसे अटक सकते हैं? आपको सम्राट को अपने पक्ष में जीतने का एक तरीका खोजना होगा। इस मिशन को पूरा करें और आप विद्वानों की प्रेरणा बन जाएंगी। मान्या को इस काम के बारे में सोचते ही हार मानने का मन कर रहा था। वो वास्तव में चलित मिट्टी के अक्षरों की छपाई के बारे में जानती थी, लेकिन सिस्टम के कवर के बिना वो इसे यूं ही अचानक प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। क्या उसे ये कहना था कि उसने इसका सपना देखा था? मान्या पहले से ही विचार कर रही थी कि क्या वो सिस्टम को बाईपास कर सकती हैं और एक शॉर्टकट ले सकती हैं। एक मिशन और विद्वानों से संबंधित एक। उन्हें मिशन पर चर्चा करते देखकर सम्राट ललित तुरंत उत्साहित हो गए। सम्राट के रूप में, चाहे वे कितने भी बुद्धिमान और शक्तिशाली क्यों न हो, विद्वानों की कलम के बिना, उनकी महान उपलब्धियों का बखान किए बिना आम लोगों को कैसे पता चलेगा? विद्वानों के ब्रश योद्धाओं की तलवारों से अधिक शक्तिशाली थे। तो मिशन क्या था? क्या इसका इस बार राजमाता से कोई लेना देना था? वे इस पर थोड़ा और चर्चा क्यों नहीं करते ताकि वे बेहतर समझ सके? सम्राट ललित मान्या के सभी विचारों को नहीं देख सकते थे। केवल जब वो दिव्य प्राणी से बात करती थी तभी वे उनकी झलक पा सकते थे। यदि पुरस्कार के लिए राजमाता की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता थी, तो उन्हें पुनर्विचार करना होगा, या ये देखना होगा कि उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाए बिना मिशन को पूरा करने का कोई अन्य तरीका था या नहीं। या शायद वे राजमाता को सच्चाई बता सकते थे और उन्हें उनके साथ सहयोग करने के लिए कह सकते थे। नहीं, विचार मुश्किल से सतह पर आया इससे पहले कि उन्होंने इसे दबा दिया। एक सम्राट के रूप में वे किसी पर भी बिना शर्त भरोसा नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी माँ पर भी नहीं। एक कोमल मुस्कान उनके चेहरे पर छा गई। रानी हुई। मान्या ने चापलूसी भरे आश्चर्य का एक भाव पहना और दोनों ने अपना अभिनय युद्ध शुरू कर दिया। गुलाब महल के सेवक चतुराई से हट गए, उन्हें बातचीत करने के लिए स्थान दिया। सम्राट के दिल में अपनी मालकिन के स्थान के बारे में उनके दिमाग में अब कोई संदेह नहीं था। महाराज स्पष्ट रूप से उनकी महिला का पक्ष लेते थे, क्योंकि उसे सम्राट का मनोरंजन करने पर ध्यान केंद्रित करना था। मान्या सिस्टम के साथ आलसी चैट करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। नतीजतन सम्राट ललित लंबे समय तक मिशन के बारे में कोई और चर्चा सुने बिना वहां बैठे रहे। पुरस्कार में विद्वानों के बीच शाही परिवार की प्रतिष्ठा शामिल थी, और जब तक वे इसे पूरी तरह से नहीं समझ जाते, सम्राट ललित आसानी से हार नहीं मानते। इस कारण से वे गुलाब महल में रात भर रुके। उनकी दृढ़ता रंग लाई। सम्राट ललित ने आखिरकार पूर्ण मिशन विवरण और पुरस्कार सीख लिया। वो शोर मचाने वाला दिव्य प्राणी हर बार मान्या को याद दिलाने के लिए पॉप अप करता रहता था। उन्हें दिव्य प्राणी को शोर मचाने वाला नहीं कहना चाहिए, वो अनादर होगा। तो अब उन्हें बस इतना करना था कि राजमाता के सामने मान्या के लिए खड़े होने का अवसर ढूंढना था, सही?
वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या मिट्टी से चलने वाली चल प्रकार की छपाई कोई नई मुद्रण तकनीक हो सकती है। किताबें अब बेहद महंगी हो चुकी थी और केवल धनी लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यदि किताबों की कीमत कम की जा सके जिससे वे अधिक लोगों के लिए सुलभ हो सके तो वह निश्चित रूप से इतिहास में एक बुद्धिमान शासक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने चुपचाप आदेश दिया, यदि रानी हुई के आसपास कोई असामान्य हलचल हो तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। राजमाता के महल में लौटने के अगले दिन महारानी ने अपना श्रद्धेय कर्तव्य निभाते हुए रानियों का नेतृत्व प्रणाम करने के लिए किया। राजमाता आज खराब मूड में थी। उन्हें पता चला था कि सम्राट ने कल महारानी से केवल थोड़ी देर के लिए मुलाकात की थी और फिर से गुलाब महल में रात बिताई थी। क्या महाराज सचमुच रानी हुई से इतने अभिन्न थे? क्या मंदिर में उनके द्वारा विशेष रूप से धन्य किया गया सुरक्षात्मक ताबीज पूरी तरह से अप्रभावी रहा था? या मान्या को परेशान करने वाली दुष्ट आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण ताबीज इसे दबा नहीं सकते थे? राजमाता का भाव गहरा हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी माला पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, मानो उनसे शक्ति खींच रही हो। वे ऐसी खतरनाक महिला को हरम में रहने की अनुमति नहीं दे सकती थी, जो सम्राट को भ्रष्ट कर रही थी। उनका संकल्प दृढ़ हो गया। उनके छोटे प्रार्थना कक्ष में एक सफेद नीलम की बुद्ध मूर्ति खड़ी थी, जिसे 49 वर्षों में एक उच्च साधु द्वारा बारीकी से तराशा गया था, साधारण बुद्ध मूर्तियों से कहीं आगे। कोई भी दुष्ट आत्मा इसकी नजर से छिप नहीं सकती थी। इसे मान्या से चिपकी हुई आत्माओं को शुद्ध करने दें। जहां तक मान्या का सवाल था, राजमाता ने मान्या के प्रतिरोध को याद किया और मन ही मन आह भरी। लड़की ने संभवतः दुर्भावना से काम नहीं किया। यदि दुष्ट आत्माओं को पूरी तरह से भगाया जा सकता है तो शायद उसकी जान बख्शी जा सकती है। जैसे ही सुबह की सभा समाप्ति की ओर बढ़ी और महारानी ने रानियों को दूर ले जाने की तैयारी की, राजमाता की कोमल आवाज गूंज उठी। रानी हुई, रुको और मेरे साथ रहो। रानियां सभी मान्या को देखने के लिए मुड़ी। मान्या, जिसने पूरी सुबह एक तीतर की तरह अदृश्य रहने की कोशिश में बिताई थी, लगभग रो पड़ी। सभी रानियों में से केवल उसे ही क्यों चुना गया? क्या उसे सजा मिलने वाली थी? उसने सचमुच कुछ नहीं किया था। मान्या को बहुत अन्याय महसूस हुआ। मेहरबानी करके मदद करें। मैंने तुमसे भागने के लिए नहीं कहा था, जो आने वाला है वह आएगा। सम्राट को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करो। राजमाता ने एक बार फिर मान्या के सिर के ऊपर तैरते हुए शब्दों को देखा और उनकी मुस्कान गायब हो गई। फिर से, क्या वो चीज अभी भी हार नहीं मान रही थी? वे उसे कभी भी उसकी मर्जी नहीं चलाने देंगी। उनकी आंखों में तीखेपन और घृणा की एक चमक कौंध गई। राजमाता के भाव को देखते हुए कई रानियां लगभग खुशी से झूम उठी। ऐसा लग रहा था कि महारानी भी मान्या के एकाधिकार को नापसंद करती थी और हरम में व्यवस्था बहाल करने का इरादा रखती थी। यू म्याओहुआ को भारी कष्ट सहना पड़ रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सम्राट अब भी उसकी रक्षा करेंगे। महारानी जानवी और मान्या के मित्रवत अन्य लोगों ने चिंता से भौहें चढ़ा ली। महारानी का रवैया शत्रुतापूर्ण लग रहा था। क्या मान्या ठीक रहेंगी? मान्या की ओर से आती निगाहों को महसूस करते हुए महारानी ने मन ही मन आह भरी। राजमाता अवश्य ही निंदा से प्रभावित हो गई होंगी और मान्या के प्रति पूर्वाग्रह विकसित कर लिया होगा। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, माँ, अब आप अपनी बहू का पक्ष नहीं लेती, केवल मान्या को ही अपने साथ रखती हैं। क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? मान्या बेहद भावुक हो गई। महारानी कितनी अच्छी इंसान थी, वास्तव में आदर्श वरिष्ठ अधिकारी। वह महारानी का हमेशा समर्थन करेगी। भावुकता के उस क्षण में भी मान्या ने अपनी प्रणाली की आलोचना करना नहीं भूला। सिस्टम, देखो महारानी कितनी दयालु हैं, फिर भी तुम हमेशा उन्हें ही निशाना बनाते हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटती नहीं? सिस्टम ने तुरंत एक स्टिकर बाहर फेंक दिया जिस पर लिखा था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई अंतरात्मा नहीं है। मान्या, उसे यह मत बताना कि सिस्टम के तथाकथित अपग्रेड में केवल मौसम का पूर्वानुमान और एक परेशान करने वाला स्टिकर फंक्शन ही जोड़ा गया है। यह अपग्रेड हुआ ही न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन पंक्तियों को देखकर महारानी और भी सतर्क हो गई। ऐसा लग रहा था कि न केवल सम्राट बल्कि महारानी भी मान्या से मोहित हो गई थी। देखिए, वह मान्या की कितनी जोरदार तरीके से रक्षा कर रही थी। बाहरी तौर पर महारानी ने अपना स्नेहपूर्ण और सौम्य व्यवहार बनाए रखा। क्या आपको डर है कि मैं उसे जिंदा खा जाऊंगी? ऐसी बच्ची को तो मैं बहुत प्यार करूंगी। आप और सम्राट जिसे भी पसंद करते हैं, मैं भी उसे ही पसंद करती हूँ। मान्या और उस दुष्ट आत्मा के बीच हुई बातचीत को देखकर ही यह स्पष्ट हो गया था कि लड़की ऊपर से तो आज्ञाकारी दिखती थी, लेकिन असल में काफी चंचल थी। महल में सख्त मिजाज वाली रिखेलें भरी पड़ी थी,
और एक बुजुर्ग महिला होने के नाते महारानी स्वाभाविक रूप से जोशीली और चंचल युवतियों को पसंद करती थी। ये तो बस अफसोस की बात थी कि इस बच्ची पर किसी दुष्ट आत्मा का साया था। महारानी के इस तरह बोलने पर महारानी और कुछ नहीं कह सकी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि महारानी हमेशा से दयालु रही हैं और मान्या का व्यक्तित्व भी मनमोहक है। शायद साथ समय बिताने से उनके मन में मौजूद पूर्वाग्रह दूर हो जाएंगे। जहां तक सम्राट की बात है, महारानी का उन्हें सूचित करने का कोई इरादा नहीं था। एक महिला होने के नाते और सास बनने की कगार पर खड़ी होने के कारण वो इस बात को अच्छी तरह समझती थी। यदि सम्राट ने हस्तक्षेप किया तो महारानी की मामूली सी नाराजगी एक भयंकर आक्रोश में बदल जाएगी। सम्राट तो इतने असंवेदनशील नहीं होंगे, है ना? एक और गहरी आह भरते हुए महारानी ने सम्मान व्यक्त करने आए अन्य उपपत्नियों के साथ विदा ली। और इस प्रकार मान्या शांति महल में ही रही। राजमाता मूर्ख नहीं थी। सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, उपपत्नी हुई, मेरे पास आओ। एक नजर से उसने आया झो को इशारा किया कि वह सोफे पर कढ़ाई वाला स्टूल ले आए। मान्या ने झुककर अभिवादन किया और स्टूल पर बैठ गई। उसकी पीठ छड़ी की तरह सीधी थी। राजमाता ने छोटी मेज से एक सुरक्षात्मक ताबीज उठाया। देखो, यह एक सुरक्षात्मक ताबीज है जो मैंने शांति मंदिर से आप सभी के लिए प्राप्त किया है। मान्या को इसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजमाता उसके प्रवेश करने से पहले ही महल छोड़ चुकी थी। यदि वे ताबीज खोजती तो वे दूसरों के लिए होते। फिर भी उसने नाटक किया, एक भावुक भाव पहना। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद राजमाता। राजमाता ताबीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। आखिरकार वे महल संघर्ष की विजेता थी। इसके अलावा मान्या के पास अपना सिस्टम था जिस पर वह किसी भी जहर का पता लगाने के लिए भरोसा करती थी। जब उसने ताबीज लिया तो सिस्टम शांत रहा, जिससे उसके संदेह की पुष्टि हुई। मान्या ने राजमाता के सामने अपने गले में ताबीज बांधने का नाटक किया। मान्या को पूरी तरह से अप्रभावित देखकर राजमाता की आंखों में निराशा की एक हल्की चमक कौंध गई। मान्या से जुड़ी दुष्ट आत्मा उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। मेरे लिए बौद्ध शास्त्रों के कुछ अध्यायों का पाठ करो, राजमाता ने निर्देश दिया। शास्त्रों का पाठ करें, कोई बात नहीं। मान्या शिथिल हो गई। राजमाता द्वारा तैयार किए गए पहले से धन्य शास्त्रों को लिया और जाप करना शुरू कर दिया। एक बच्चे के रूप में जब भी वो दुर्व्यवहार करती थी, उसके माता पिता उसे शास्त्रों की प्रतिलिपि बनाकर दंडित करते थे। राजमाता ने सुना जैसे मान्या ने शांत अनासक्ति के साथ शास्त्रों का पाठ किया और अधिक हतोत्साहित हो गई। सुरक्षात्मक ताबीज विफल हो गया था, शास्त्र विफल हो गए थे। अब केवल सफेद नीलम की बुद्ध मूर्ति बची थी। पाठ के बाद राजमाता फिर से बोली, प्रार्थना बीन्स को छांटने के लिए मेरे साथ छोटे प्रार्थना कक्ष में चलो। मान्या ने आज्ञाकारी रूप से पालन किया। छोटे प्रार्थना कक्ष में सफेद नीलम की बुद्ध मूर्ति करुणा से चमक रही थी। इसकी चिकनी सतह धीरे से चमक रही थी। देवता की परोपकारी नजर दुनिया से सभी बुराइयों को दूर करने में सक्षम लग रही थी। इसकी सतर्क आंखों के नीचे मान्या प्रार्थना बीन्स को छांटने में राजमाता के साथ शामिल हो गई। राजमाता भक्ति की मूर्त थी, हर बीन को उठाते ही मंत्रों का बुदबुदाती थी। पीछे न रहने के लिए मान्या ने समान रूप से पवित्र व्यवहार अपनाया। कभी कभी बुजुर्ग लोगों को बस बहलाना पड़ता था। यदि बुद्ध वास्तव में मौजूद थे तो उसे उम्मीद थी कि देवी उसकी अगली जिंदगी में आधुनिक युग में वापस जन्म लेने की इच्छा पूरी करेगी और इस प्रक्रिया में एक भाग्य बनाएंगी। इस बीच उसके सिस्टम ने आग में घी डाला। राजमाता खुले तौर पर आपको प्रताड़ित कर रही हैं। वे सचमुच आपसे घृणा करती हैं। यदि सम्राट आते हैं तो आपको रोना चाहिए, इसे गहराई से व्यक्त करें। हम इस अन्याय का उत्तर दिए बिना नहीं छोड़ सकते। इतने पक्षपाती होना बंद करो। राजमाता भी बीन्स छांट रही हैं, वे मुझे निशाना नहीं बना रही हैं। वे बस संगति चाहती हैं। मदद नहीं की जा सकती। मैं हमेशा बुजुर्गों के बीच लोकप्रिय रही हूँ। पैदा ही ऐसी हुई हूँ, मुझे लगता है। बचपन में मान्या अक्सर अपनी दादी के साथ ऐसे कामों में मदद करती थी। बड़े बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते थे। प्रार्थना की फलियों को छांटना उसके लिए बच्चों का खेल था। वो तो हृदय सूत्र को बच्चों की कविता की तरह सुना सकती थी। उसके लिए राजमाता के अनुरोध प्रताड़ना से बहुत दूर थे। इस एहसास ने मान्या की शुरुआती चिंता को कम कर दिया। कम से कम उसे घुटने टेकने या सुई चुभने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था। राजमाता मान्या के सिर के ऊपर संवाद से अवगत होकर द्वंद्व महसूस करती थी। मान्या सचमुच एक अच्छी बच्ची थी, बस इतनी बदकिस्मत कि उसने एक दुष्ट आत्मा को आकर्षित किया था। ये दुष्ट संस्था उनकी उम्मीद से कहीं अधिक भयानक थी, यहाँ तक कि बुद्ध भी इसे दबा नहीं सकते थे। राजमाता ने एक उच्च साधु को बुलाने का संकल्प लिया।
तब तक मान्या शांति महल में ही रहेगी। कम से कम वे अपने बेटे और बहू के विपरीत दुष्ट आत्मा की उपस्थिति से अवगत थीं और मान्या के जादू से धोखा नहीं खाएंगी। जैसे ही सुबह का दरबारी सत्र समाप्त हुआ, सम्राट ललित को खबर मिली, मान्या, जो शांति महल में प्रणाम करने के लिए महारानी के साथ गई थी, उसे राजमाता द्वारा रोक लिया गया था। यह अभूतपूर्व था। आगे की पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि उनकी मां ने मान्या से शास्त्रों के पाठ में उनके साथ रहने के लिए कहा था। दोनों तब से प्रार्थना बीन्स को छांटने के लिए छोटे प्रार्थना कक्ष में चले गए थे, एक ऐसा कार्य जो पहले से ही 2 घंटे तक चला था, दोपहर के भोजन के लिए बिना किसी ब्रेक के। उनकी मां ने उनके हरम के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था, नहीं उन्होंने कभी इस बात पर राय व्यक्त की थी कि वे किसका पक्ष लेते हैं। मान्या आमतौर पर काफी पसंद की जाने वाली थी। किस बात ने उनकी मां की नाराजगी को भड़काया था? कल ही उनके स्पष्टीकरण के बाद राजमाता को कोई और आपत्ति नहीं लग रही थी। सम्राट ललित को तुरंत एहसास हुआ, उनकी मां कल उनकी खातिर नाटक कर रही थी। उनका दिमाग मान्या के मिशन पर कौर था। क्या यह इसे पूरा करने का सही अवसर नहीं था? बिना किसी देरी के सम्राट ललित ने अपने दरबारी वस्त्र बदले और शांति महल के लिए निकल पड़े। जिस पल वे पहुंचे, राजमाता को सूचित किया गया। राजमाता, उन्नत वर्षों की, सीधे 2 घंटे तक बीन्स छांट रही थी। उनकी पीठ सचमुच विरोध कर रही थी, लेकिन यदि वे आराम करती जबकि मान्या अकेली जारी रखती, तो क्या ये दुर्व्यवहार के आरोपों की पुष्टि नहीं करता? उन्होंने दुष्ट आत्मा को कोई गोला बारूद देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने खुद को डटे रहने के लिए मजबूर किया। और अब उनका बेटा वास्तव में आ गया था। कितना क्रोधित करने वाला! क्या वे सचमुच उन पर इतना विश्वास करते थे? वे उनकी अपनी मां थी। मां, सम्राट ने बिना किसी घोषणा के छोटे प्रार्थना कक्ष में प्रवेश किया। राजमाता और मान्या को कुशन पर घुटने टेके हुए बीन्स छांटते हुए पाया। मान्या अच्छे मूड में लग रही थी, उसका पोस्टर बेदाग था। राजमाता, हालांकि अस्वस्थ लग रही थी, उनका चेहरा पीला, उनकी नजर थोड़ी भटकी हुई। जब उन्होंने उन्हें प्रवेश करते देखा, तो राजमाता का दिल खतरे में पड़ गया। सम्राट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत जाओ। हमारे शांत ध्यान के दौरान रानी हुई और मुझे परेशान न करो। उनकी नजर प्रार्थना कक्ष में उपस्थित अन्य महल के सेवकों पर घूमी, जिससे उन्हें हटने का संकेत मिला। सेवक चुपचाप पीछे हट गए, धीरे से उनके पीछे छोटा दरवाजा बंद कर दिया। सम्राट सचमुच यहाँ हैं। वे आपको बचाने आए हैं। वाह, अब से मैं उनका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। वे हमेशा महत्वपूर्ण क्षण में दिखाई देते हैं, इसे ही वे एक शूरवीर कहते हैं। मान्या स्तब्ध रह गई। मैं राजमाता के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रही हूँ। किसने कहा कि मुझे बचाने की जरूरत थी? वे बस उन्हें प्रणाम करने यहाँ आए हैं। ज्यादा मत सोचो, आपकी कल्पना दौड़ रही है। सम्राट ने मान्या के भोले भाले भाव को देखा और नहीं जानते थे कि क्या कहें। मान्या परिवार की बेटी अभी भी बहुत मासूम थी। ये स्पष्ट था कि उनकी मां ने उसे सजा देने का इरादा किया था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वे खुद इसमें शामिल होने पर अड़ी रही थी, केवल इस प्रक्रिया में खुद को थकाने के लिए। मिशन की खातिर सम्राट ललित ने सावधानी हवा में उड़ाने का फैसला किया। आखिरकार इस छोटे से प्रार्थना कक्ष में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, और यदि उनकी मां की गरिमा को ठेस पहुंचती भी, तो किसी और को पता नहीं चलता। उन्होंने आह भरी, मां, रानी हुई को वापस जाने दे। वो आपके प्रति केवल धार्मिक और समर्पित रही है। आप उसे क्यों डराती हैं? आप अतीत में कभी इतनी निर्दयी नहीं थी। राजमाता ने उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा केवल उन्हें प्रताड़ित करने के लिए प्रवेश करेगा। मां और बेटे के रूप में उनके बंधन की उपेक्षा करते हुए उनका दिल ऐसा लगा मानो बर्फीले पानी में डुबो दिया गया हो। ठंड उनके सीने से उनके पूरे शरीर में फैल रही हो, बहुत भयानक दर्द दे रही हो। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि इतने समय तक प्रार्थना बीन्स को छांटने के बाद वे असहज थीं या नहीं। उनके होंठ थोड़े कान पे, और उन्होंने सहज रूप से अपनी आवाज को धीमा कर लिया। क्या तुम यहाँ केवल मुझे डांटने आई हो? सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा ये था कि अब भी उन्हें राहत महसूस हुई कि उन्होंने सेवकों को पहले ही बर्खास्त कर दिया था। कम से कम सम्राट के अधार्मिक व्यवहार को बाहरी लोगों द्वारा नहीं देखा जाएगा। राजमाता के भाव को देखते हुए मान्या ने मन ही मन मदद के लिए चीख पुकारी। ये सम्राट उसकी जान नहीं बचा रहे थे, यह वे उसके मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो खुद को सोचने से रोक नहीं सकी। क्या वो सचमुच एक महल संघर्ष प्रणाली से बंधी थी, या ये किसी प्रकार की बुद्धि निकासी प्रणाली थी? सम्राट जब भी उसका सामना करते थे, इतिहास की किताबों से सीधे एक लापरवाह मूर्ख की तरह व्यवहार क्यों करते थे? उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसकी आवाज कमजोर आई, महाराज, आपने गलत समझा है। राजमाता ने मेरे साथ अत्यंत दयालुता का व्यवहार किया है।
उनके पक्ष में होना एक सम्मान की बात है। महल संघर्ष प्रणाली मान्या के दिमाग में चीखी, क्या तुम मूर्ख हो? यह मिशन पूरा करने का सही मौका है। तुम चीजों को स्पष्ट क्यों कर रही हो? मैं अभी तुम्हारा गला घोंट सकता हूँ। चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था, मेरे सिद्धांत हैं। मुझे पुरस्कारों की परवाह नहीं है यदि मिशन विफल हो जाता है। माँ और बेटे के बीच दरार पैदा करने वाला परेशानी पैदा करने वाला बनने से यह बेहतर है। अपने सिर के ऊपर तैरते हुए शब्दों को देखकर सम्राट ललित लगभग जोर से आह भरते। मान्या को परवाह नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्हें थी। वे वो पुरस्कार चाहते थे। राजमाता की भावनाएं जटिल थीं। उनका बेटा बिना किसी दूसरे विचार के उन पर आरोप लगाने के लिए दौड़ पड़ा था, जबकि मान्या घंटों तक बीन्स छांटने के बाद भी उनकी रक्षा करती रही, उनके बीच दरार पैदा करने से इनकार करती रही। मान्या का भाव दृढ़ हो गया क्योंकि उसने जोड़ा, इस उपपत्नी को कल रात एक बुरा सपना आया था और वो परेशान थी। राजमाता ने दयालुता से शास्त्रों का जाप करने में मेरे साथ काम किया। महाराज को उनकी मात अनुकंपा को गलत नहीं समझना चाहिए। राजमाता की आंखें लाल हो गईं, लेकिन जैसे ही मान्या ने बोलना समाप्त किया, उसके पेट से एक श्रव्य गड़गड़ाहट निकली। उसके गोरे गालों पर एक हल्की लाली फैल गई। उसने पहले प्रणाम करने के बाद से कुछ नहीं खाया था और उसकी भूख निर्विवाद थी। सम्राट ललित को आखिरकार वो बहाना मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। उनका भाव दर्दनाक हो गया। बहुत हुआ, राजमाता ने आपके साथ कठोर व्यवहार किया है, यहाँ तक कि आपको पेस्ट्री का एक टुकड़ा भी नहीं खाने दिया। फिर भी आप उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए झूठ बोलती हैं। आप अपने भले के लिए बहुत दयालु हैं। उनकी आंखों से अपराध बोध की एक झलक गुजरी, लेकिन जब वे वापस राजमाता की ओर मुड़े, तो उनका चेहरा सख्त हो गया। माँ, रानी हुई कोमल और बुद्धिमान है। उसे रानी हुई बनाना मेरा फैसला था। यदि आप किसी से नाराजगी रखती हैं, तो मुझसे रखें, वह निर्दोष है। राजमाता अब और रोक नहीं सकी, आंसू उनके गालों पर बह निकले। मैं केवल वही चाहती थी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था। मान्या का चेहरा पीला पड़ गया। बस यही था, अब उसने सचमुच राजमाता की अमर दुश्मनी कमा ली थी। सम्राट अब उसकी रक्षा कर सकते थे, लेकिन एक बार जब उनकी कृपा फीकी पड़ जाती तो उसके दिन गिने चुने रह जाते। सम्राट ललित ने मान्या से कहा, रानी हुई, गुलाब महल लौट जाओ। मान्या ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। अब वह जो कुछ भी कहेगी वह केवल आग में घी डालेगा। उसने अपने निचले होंठ को काटा। यह उपपत्नी अपनी विदा लेती है। सिस्टम हालांकि बेहद खुश था। हमने मिशन पूरा कर लिया। कौन जानता था कि सम्राट आपकी रक्षा के लिए अपनी ही मां की अवहेलना करेंगे। आप में वास्तव में एक खतरनाक महिला बनने के गुण हैं। मुख्य महल मिशन 2.1 पूरा करने पर बधाई। सम्राट को अपने पक्ष में खड़ा करें, जो आपको राजमाता के उत्पीड़न से बचाए और खुले तौर पर अपनी सुरक्षा का प्रदर्शन करे। इनाम, मूवेबल क्ले टाइप प्रिंटिंग तकनीक। मान्या कोई खुशी नहीं जुटा सकी। सिस्टम की आवाज उसके कानों को चुभ रही थी, इसलिए उसने बिना किसी औपचारिकता के इसे मानसिक टाइम आउट में भेज दिया। सम्राट ललित आराम से बैठ गए। पुरस्कार सुरक्षित, लेकिन राहत को जल्दी ही सिरदर्द ने बदल दिया। वे अपनी मां के घायल दिल को कैसे ठीक करने जा रहे थे। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही मान्या की आकृति प्रार्थना कक्ष से गायब हुई, राजमाता के आंसू और जोर से गिरे। उन्होंने अपने बेटे की कलाई को कसकर पकड़ लिया। तुमने मुझे गहराई से घायल किया है। क्या तुम्हारा मतलब मुझे मारने का है? सम्राट ललित ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह एक कारण से था, ग्रेट सिटी की खातिर। राजमाता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम मोहित हो गए हो। रानी हुई एक दुष्ट आत्मा के वश में है। मैं उसे यहाँ इसलिए लाई ताकि बुद्ध का प्रकाश उसे शुद्ध कर सके। क्या मैंने पहले कभी आपके हरम में हस्तक्षेप किया है? मैं अन्यथा ऐसे अकृतज्ञ कार्य में क्यों हस्तक्षेप करती? यदि इसके लिए न होता, तो वे कभी अपने बेटे के मामलों में अत्याचार न करती। सम्राट ललित जम गए। माँ, आप रानी हुई से जुड़े दिव्य प्राणी को देख सकती हैं। राजमाता ने तुरंत घृणा में थूका। छह, दिव्य, वह चीज एक दुष्ट आत्मा है जो हमारे शाही परिवार को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही वे बोली, एहसास हुआ। वे सदमे में अपने बेटे को घूरने लगी। तुम भी इसे देख सकते हो। सम्राट ललित की भावनाएं जटिल थी, तो उनकी माँ भी इसे देख सकती थी। इससे चीजों को समझाना आसान हो गया। एक हल्की मुस्कान उनके होठों को छू गई। रानी हुई का पक्ष लेने का यही असली कारण है। आपने उस दिव्य प्राणी को गलत समझा है। यद्यपि इसका तरीका अशिष्ट है, यह अपना वचन निभाता है। जब तक हम इसके कार्यों को पूरा करते हैं, हमें पुरस्कार मिलते हैं। राजमाता की आंखें अचानक समझ में चौड़ी हो गईं। तो पहले तुमने जानबूझकर रानी हुई का बचाव किया और मुझसे कठोरता से बात की, एक पुरस्कार की खातिर।
सम्राट ललित ने सिर हिलाया। चूंकि उनकी माँ भी संवाद देख सकती थी, इसलिए इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अनसुलझी शिकायतों के साथ छोड़ना केवल बाद में परेशानी का कारण बनेगा। ये सुनकर राजमाता की नाराजगी काफी हद तक कम हो गई। तो सम्राट किसी दुष्ट शक्ति द्वारा नहीं फंसाया गया था, उसने केवल एक पुरस्कार की तलाश की थी। फिर भी आत्मा के शब्दों को याद करते हुए वे अपनी घबराहट को दूर नहीं कर सकी। फिर भी हमें किसी अज्ञात देवता पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें किसी पर विश्वास करना ही है तो वो बुद्ध हो। सम्राट ललित ने दृढ़ता से असहमति जताई। उनकी नजर गहरी और उनकी आधिकारिक आवाज दृढ़ थी। लेकिन भगवान मुझे सफेद चीनी, मिश्री, कपास या चंपा चावल नहीं दे सकते। सिस्टम ये सब प्रदान कर सकता है। वो कपास सर्दियों में लोगों को गर्म रख सकती है और चंपा चावल 1 साल में 3 फसलें देता है। ये सूखा प्रतिरोधी भी है। जब तक बुद्ध इन सब से बेहतर कुछ लेकर स्वर्ग से नीचे नहीं आते, सम्राट ललित सिस्टम के सबसे समर्पित अनुयायी बने रहेंगे। राजमाता की पुतलियां फैल गईं। 1 साल में 3 फसलें। वे राज्य के मामलों से पूरी तरह अज्ञानी नहीं थीं और ग्रेट सिटी के लिए ऐसे चावल के महत्व को समझती थीं। उनकी सांसें धीमी हो गईं, मानो वे सपना देख रही हों। यदि अधिक लोगों को खिलाया और पहनाया जा सके, तो उनका बेटा एक सुनहरे युग का अद्वितीय शासक बन जाएगा, इतिहास में बेजोड़। क्या ये सब काम पूरा करके प्राप्त किया गया है? उनका स्वर अविश्वास से भरा था। सम्राट ललित ने शांत भाव से सिर हिलाया, लापरवाही से उन कार्यों को याद किया जो उन्होंने इस दौरान मान्या को पूरा करने में मदद की थी। अब उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छी बात थी कि उनकी माँ सिस्टम को देख सकती थी। चूंकि वे अक्सर गुलाब महल नहीं जा सकते थे, राजमाता किसी भी समय मान्या को बुला सकती थी और भविष्य में कार्यों में मदद भी कर सकती थी। जब राजमाता को पता चला कि कपास अपने छोटे भाई के परिवार को कुर्बान करके प्राप्त किया गया एक पुरस्कार था, तो वे बोल पड़े बिना नहीं रह सकी, मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे भाई का ऐसा मूल्य था। कम से कम इस दुनिया में उनका समय बर्बाद नहीं हुआ। तुरंत उन्होंने एक अजीब भाव पहना। उन्होंने अनजाने में अपने मन की बात कह दी थी, एक गलत गणना। उस दिन के भावनात्मक उतार चढ़ाव को दोष दे, जिसने उन्हें सामान्य से कम संयमित छोड़ दिया था। उन्होंने अपना गला थोड़ा साफ किया, अपने शब्दों को सुचारू करने का प्रयास करते हुए। इस तरह उन्होंने मुख्य शाखा के पापों का प्रायश्चित किया है। सम्राट ललित ने धार्मिक रूप से घोषणा की, मामा के अपराध भयानक थे। यदि वे कपास को बढ़ावा देने से कुछ योग्यता एकत्र कर सकते हैं, तो शायद वे अपने अगले जीवन में जानवर के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेंगे। राजमाता ने अपने बेटे को देखा, यह महसूस करते हुए कि उनका अपना चेहरा उनके बेटे जितना मोटा नहीं था। वे कभी भी सीधे चेहरे के साथ ऐसे बेशर्म शब्द नहीं कह सकती थी, ये दावा करते हुए कि किसी को सजा देना उनके अगले जीवन के लिए था। सम्राट ललित ने कहा, रानी हुई दयालु है लेकिन उसमें चतुराई की कमी है। कई कार्य पूरे किए जा सकते थे, फिर भी वह अक्सर हार मानने पर विचार करती है। यह अच्छा नहीं है। एक प्यार करने वाली माँ के रूप में भी राजमाता अपने बेटे के शब्दों पर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। रानी हुई का वर्तमान कार्य उनकी अपनी गरिमा को कमजोर करने में शामिल था। रानी हुई खुद अनिच्छुक थी, फिर भी उनके अपने बेटे ने उत्सुकता से इसके लिए जोर दिया था। सम्राट ललित ने अपनी माँ के विचारों को महसूस किया और जल्दी से कहा, मैं जानता था कि एक बार जब माँ सच्चाई जान जाएंगी, तो आप समझेंगी और सहयोग भी करेगी। इसीलिए मैंने ये जोखिम उठाया, आपके मुझसे प्यार पर भरोसा करते हुए। राजमाता का भाव नर्म हो गया। जब तक उनका बेटा उनकी सराहना करता था, उतना ही काफी था। कौन सी माँ उनके खिलाफ ऐसी बातें रख सकती थी? इसके अलावा वे ये ग्रेट सिटी की खातिर कर रहे थे। ये स्वाभाविक ही था कि उन्होंने पहले स्पष्ट नहीं किया था। यदि उन्होंने मान्या को स्वयं दिव्य प्राणी से बात करते हुए नहीं देखा होता, नहीं प्रमाण के रूप में कपास और सफेद चीनी को देखा होता, तो राजमाता कभी भी ऐसी चमत्कारिक घटनाओं पर विश्वास नहीं करती। उनका बेटा सही था, यह कोई दुष्ट देवता नहीं था, बल्कि एक परोपकारी देवता था। हालांकि शायद भगवान युवा थे और थोड़े ज्यादा ही जीवंत थे। सौभाग्य से मान्या स्थिर थी और देवता को आज्ञाकारी रख सकती थी। अब वे समझ गईं कि उनके बेटे ने सपने की व्याख्या क्यों गढ़ी थी। राजमाता ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। बुद्ध की सफेद नीलम की मूर्ति को घूरते हुए सिस्टम से मिले मूर्त लाभों की तुलना में बुद्ध में कमी लग रही थी। मान्या के उल्लेख पर राजमाता का दिमाग अनजाने में पहले जाने के दौरान महिला के घबराए हुए भाव को याद कर गया। अब राजमाता को रानी हुई काफी स्वीकार्य लगी और वे उनके लिए दया महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। बेचारी रानी हुई आज बहुत डर गई होगी। वो तो हर बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही होगी। ये बुढ़िया इतनी अच्छी बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने दे सकती।
आज रानी हुई को रखने के उनके फैसले से निश्चित रूप से अन्य रानियों से उपहास आमंत्रित होगा। सम्राट, जो कार्यों के पुरस्कारों के प्रति लापरवाह और एक तरफा दृष्टिकोण रखता था, ने अत्यधिक कृपा का भ्रम पैदा कर दिया था, जिससे रानी हुई खतरे में पड़ गई थी। अनजान बाहरी लोग यह मान लेते थे कि सम्राट का सारा स्नेह उसी के पास है, और संभवतः वह मन ही मन ईर्ष्या से जल रही होती थी। महारानी होने के नाते वह रानी हुई को यथासंभव बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं छोड़ सकती थी। कहीं ऐसा न हो कि हरम उसे निगल जाए। वो खजाना खोलकर रानी हुई को भरपूर पुरस्कार देती थी।